चलो स्टार्ट स्टार्ट चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिसोड 3 ऑफ हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, लास्ट एपिसोड अभी दो, जो मैंने बोला एपिसोड 2 में क्या बोला लास्ट में, 2-3 क्वेश्चन जो बचे वो हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, चलो मिस सुनिधि इज वर्किंग विद एमएनसी एट मुंबई। ठीक है, ये मुंबई में काम करती है। ठीक है, कहाँ पे? एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। शी इज वेल पर्सन विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड वांट्स टू, देखो ये ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स इसको बहुत अच्छे से आता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब तुमने समझ लो, तुम खुद तुमने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है। ठीक है, फिर समझ लो टाटा का खरीदा है, रिलायंस का खरीदा है, अलग अलग 4-5 कंपनियां खरीदा है, तो उसको मिला के तुमने जितने पैसे डाले तो तुम्हारा जो डीमेट अकाउंट में सब शेयर्स दिखेंगे ना, इतने इतने कंपनी खरीदे, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड, डिवेंचर किसी का खरीदा है तो वो सारा तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाता है। तो उसको आता है पोर्टफोलियो मैनेज करने। तो ये म्यूचुअल फंड के भरोसे नहीं है। ठीक है, इसको आता है। एंड वांट्स टू टेस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स ऑन एन इक्विटी फंड। क्या बोल रही है कि इसको ना एक टेक्निक, मतलब एक टेस्ट करने का। कौन सा टेक्निक अभी पढ़ते आगे। सी हैज कंस्ट्रक्टेड एंड कंपेयर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टेक्निक विद दोस फ्रॉम द पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। क्या बोल रही है कि बाय करके रखे रहो, फिर उसके बाद बहुत टाइम तक होल्ड करके रखे रहो, फिर इसके बाद बेच दो। उसकी जगह पे ना कुछ और टेक्निक ये यूज करना चाहती। चलो देखते हैं ये क्या टेक्निक यूज करना चाहती। The fund consists of equities only, and the ending NAV of the fund he constructed for the last 10 months are given below. अब देखो क्या बोल रहा है कि फंड इक्विटी, फंड में क्या इक्विटी है। ठीक है, फंड में इक्विटी है सिर्फ, और इसका एनएवी दिया हुआ लास्ट 10 मंथ का। देखो दिसंबर 2008 में 40 रुपीज था, जनवरी में 25, फिर फरवरी, ऐसा सारे ना तुमको 10 महीने का एनएवी दिया हुआ है। ठीक है, पर यूनिट दिया हुआ है एनएवी। Assume Sunidhi had invested a notional amount of 2 lakhs equally in the equity fund and a conservative portfolio of bonds in the beginning of December 2008, and the total portfolio was rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%. देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अज्यूम सुनिधि, जो मैडम है, सुनिधि मैडम है, इन्वेस्टेड किया उसने इन नॉशनल अमाउंट ऑफ 2 lakhs इक्वली इन द इक्विटी फंड। जो 2 लाख है ना उसको इक्वली ये लोग, इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ऐसा बोला क्या सब में ईच 2 लाख, ऐसा बोला क्या ईच 2 लाख डेट में डाला, ईच 2 लाख इक्विटी में डाला, ऐसा नहीं बोला। 2 लाख को इक्वली मैंने इन्वेस्ट किया इक्विटी में और डेट में। देखो ना यहाँ पे 2 चीज लिखा है, इक्विटी में डाला और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड में डाला है। ठीक है, तो देखो जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड में तुम्हारा कुछ चेंजेस नहीं होता है। इक्विटी में जो चेंजेस है वो तुम्हारा एनएवी के बेसिस पे चेंज होगा, लेकिन बॉन्ड में तुम्हारा जो फिक्स गवर्नमेंट जो देता है उतना तुमको फिक्स मिलने वाला। उसमें वो मार्केट में बाय सेल नहीं होता। मतलब वो कैसा होता है, मार्केट के हिसाब से उसका ऊपर नीचे नहीं होता। तो बॉन्ड का उसका टेंशन मत लो, बॉन्ड में तुम्हारा कोई ऊपर नीचे होगा नहीं प्राइस की वजह से। इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 2008, ठीक है, एंड द टोटल पोर्टफोलियो वाज रीबैलेंस। देखो इधर पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टोटल पोर्टफोलियो जो है उसका वो ना रीबैलेंस करती है। कब रीबैलेंस करती है? रीबैलेंस करती है एट द टाइम व्हेन द एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज और डिक्रीज बाय 15%। कोई भी किसी भी मंथ में अगर एनएवी 15% से या ऊपर हुआ या तो डिक्रीज हुआ तो वो ना रीबैलेंस करती है। ठीक है, अब रीबैलेंस क्या बेसिस पे करती है, तो नीचे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनएवी फॉलोइंग कांस्टेंट प्लान रेशियो। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग द कांस्टेंट प्लान रेशियो। कांस्टेंट रेशियो प्लान बोल रहा है। अब देखो कांस्टेंट रेशियो प्लान का मतलब क्या होता है, कभी भी समझ लो ये क्या बोल रही है, 15% से ऊपर नीचे अगर होगा एनएवी तो इसको क्या रीबैलेंस करेगी पोर्टफोलियो को। अभी जब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगी तो इक्विटी में कितना पैसा रखेगी और डेट में कितना पैसा रखेगी। तो जो स्टार्ट में था वही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या था, इक्वली था तो आगे भी इक्वली रहेगा, उसके बाद भी इक्वली रहेगा। उसको बोलेंगे कांस्टेंट रेशियो प्लान। तुम्हारा रेशियो इक्वल रहना चाहिए, दैट रेशियो शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो प्लान उसको बोलते हैं। जो तुम्हारा इक्वल था रेशियो तो इक्वल ही रहना चाहिए आगे एंड तक, 2009 सितंबर 9 तक। ठीक है, समझा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, अभी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक बार सॉल्व करो, देखो बस एक बार यहाँ पे देखो, मुझे बताओ फरवरी, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। देखो एक बार मैं लिख रहा था यहाँ पे, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये दिसंबर क्या 8, फिर ये 9 चलोगे यहाँ से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब मुझे ना एनएवी बस इस यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एनएवी कितना, 40, 25, 36,
40, 25, 36, देन 32, 38, 32, 38, फिर मई में 37, 42, 37, 42, 43, 50, 43, 50 एंड लास्ट में क्या है तुम्हारा 52। देखो अब इसने क्या बोला था, ये कब कब रीबैलेंस, मुझे ना पहले तो पता करना है कि ये कौन कौन से मंथ में रीबैलेंस करेगी अपने पोर्टफोलियो को, कब कब ये रीबैलेंस करेगी। तो कब करेगी, तब करेगी जब जब उसका एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज और डिक्रीज बाय 15%। तो ये सब एनएवी है एवरी मंथ का। अब मुझे यह पता करने का कि कौन से मंथ में एनएवी 15% से ज्यादा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। लेस देन 15% होगा तो वो मंथ में मैं जो चल रहा है वही चलने दूंगा, उसको कंसिडर नहीं करूंगा। किसी मंथ में अगर एनएवी 15% से ऊपर नीचे होगा तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी और डेट को क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा वापस से। वो मैं बताऊंगा कैसे करूंगा, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो ये 40 रुपीज था एनएवी पहले दिसंबर 2008 में, जैन में 25 हो गया। तो मुझे बताओ 25 कितने रुपए से गिर गया, 40 माइनस 25, 15 रुपए से गिर गया। अब बताओ ये जो 15 रुपीज से फॉल हुआ, 15 रुपीज से फॉल हुआ तो कितने परसेंट से फॉल हुआ, बताओ कितने परसेंट से फॉल हुआ। तो 40 से 25 हुआ ना, तो 15 रुपीज गिरा। देखो 40 से 25 हो गया तो फॉल बाय कितना 15, तो 40 से गिरा तो बेस क्या है 40 है, तो 15 कितना परसेंट है 40 का, 15 कितना परसेंट है 40 का 37.5%। तो देखो ये 37.5% से गिरा है। देखो करो ना 40 माइनस 37.5% करो, 40 माइनस 37.5% ये आ गया ना 25। करो ना 40 माइनस 37.5% करो, ये आएगा ना 25 आएगा ना, मतलब 37.5% से एनएवी गिर गया बराबर। तो क्या जनवरी मंथ में गिरा है ना, जनवरी मंथ में गिरा है। अब क्या ये मोर देन 15% है, मुझे बताओ क्या ये जो 37.5% से गिरा है जैन मंथ में, 37.5% से गिरा है, क्या ये मोर देन 15%? यस मोर देन 15% है, 37% से गिरा है। तो क्या जनवरी मंथ में मुझे रीबैलेंस करना पड़ेगा? यस मुझे रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, टिक करके रखता हूँ कि मुझे जनवरी मंथ में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, बिकॉज 37.5% से गिरा है मेरा, क्या गिरा है, एनएवी गिरा है। ठीक है 40 रुपीज से 25 आ गया तो 37.5% से गिरा है। अब मुझे बताओ फेब्रुवरी मंथ की बात बताओ, फेब्रुवरी में 25 से 36 हो गया, मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ा 25 माइनस 36, 11 रुपीज से बढ़ा। कहां से बढ़ा, 25 से बढ़ा ना, बेस तुम्हारा 25 हो गया, चेंज होगा बेस, 25 से 36 हुआ। तो देखो 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा, 11 रुपए से बढ़ा। तो 11 रुपए कितना परसेंट है 25 का, 25 था ना बेस, डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 44% से बढ़ा। तो दिस इज इंक्रीज बाय 44%। देखो 25 प्लस 36%, 25 प्लस 44% करो, आया ना 36, 25। तो क्या ये 15% से ज्यादा से बढ़ा, इसने क्या बोला था, इंक्रीज और डिक्रीज बाय कितना 15%। तो यह क्या मोर देन 15% है, यस। तो फरवरी मंथ में भी मेरा जो इंक्रीज हुआ है 44% से, तो क्या मुझे यहाँ पे रीबैलेंस करने की जरूरत है मेरा पोर्टफोलियो? यस रीबैलेंस। अभी तो मैं सिर्फ पता लगा रहा हूँ रीबैलेंस कौन से मंथ में कर रहा हूँ, उसके बाद सब सिंपल काम है। देखो मैं रीबैलेंस करने के लिए अभी सिर्फ पता लगा रहा हूँ। अब बताओ 36 से 32 का मतलब कितना, 4 रुपए से गिरा है, यहाँ से 36 से 32 का 4 रुपए से गिरा। यस 4 रुपए कितना परसेंट है 36 का, 4 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, 11 पॉइंट, ये क्या गिरा 11.11%। तो इधर पे रीबैलेंस करने की जरूरत है नहीं, 15% से ज्यादा है क्या, नहीं है ना, तो नॉट टू बी रीबैलेंस, नॉट टू बी रीबैलेंस। ठीक है इतना समझ में आया, इतना समझ में। अब देखो 32 से 38 हो गया, 32 से 38 हो गया मतलब कितने से बढ़ा, 6 रुपीज से बढ़ा। तो 6 कितना परसेंट, 32 का 18.75%। तो ये बढ़ा है 18.75% से। तो क्या यहाँ पे रीबैलेंस करने की जरूरत है? यस ये मोर देन 15%। तो अप्रैल मंथ में वापस से रीबैलेंस होगा। ठीक है जहां पे रीबैलेंस करना मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, येलो कलर का टिक लगा दूंगा। देखो रीबैलेंस होगा, यहाँ पे रीबैलेंस होगा, यहाँ पे रीबैलेंस होगा। ठीक है अब 38 से 37 हुआ तो 1 रुपए से ही तो गिरा है, डिवाइड बाय 38 कर दो इंटू 100, कितना परसेंट से गिरा है 2.63, 2.63%। तो यहाँ पे रीबैलेंस होगा नहीं, नॉट टू बी रीबैलेंस। ठीक है तो यहाँ पे सेम यही कॉपी कर देंगे, नॉट टू बी रीबैलेंस। ठीक है नॉट टू बी रीबैलेंस। अब आ जाओ कौन सा, जून मंथ में देखते हैं। 37 से 42 हो गया मतलब कितना, 42 माइनस 37, 5 रुपए से बढ़ा, कहां से बढ़ा 37 से बढ़ा। तो 5 रुपए कितना परसेंट है 37 का, इंटू 100 डिवाइड बाय 37। ये कितना 13 पॉइंट बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 13 पॉइंट
51%। तो यहाँ पे भी रीबैलेंस की जरूरत है? नहीं 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 जरूरत है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, नॉट टू बी रीबैलेंस। ठीक है, अभी हो गया। अब आ जाओ किसमें, 42 से 43 हो गया, मतलब 1 रुपए से बढ़ा, 1/42 इंटू 100, तो 2.3% है। यहाँ पे भी बढ़ा है 2.38% से, लेकिन यहाँ पे भी नॉट टू बी रीबैलेंस, क्योंकि एक 15% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ 50, 43 से 50 हो गया, एनएवी तुम्हारा 43 रुपीज से 50 रुपीज का, मतलब 7 रुपए से बढ़ा, डिवाइड बाई 43 इंटू 100, कितना है, 16 पॉइंट बढ़ा है, 16.228%। तो क्या यहाँ पे मोर देन 15% है? यस, मोर देन 15% है। तो क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए, रीबैलेंस करना चाहिए? यस, मुझे यहाँ पे भी रीबैलेंस करना चाहिए, बिकॉज मोर देन 15% है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा रीबैलेंस होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीबैलेंस होगा। ठीक है, अब वापस में आ जाओ, 2 रुपए से बढ़ा है, तो 2 डिवाइड बाई 52, सॉरी 50 इंटू 100, तो 4% से बढ़े, तो यहाँ पे रीबैलेंस होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नॉट टू बी रीबैलेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे इतना पता चलेगा कि मुझे रीबैलेंस कहाँ कहाँ पे करना है। इसमें जो बोला था मैंने उसको ही सिंपली फॉलो किया। इसने बोला हम अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंस करेंगे जब जब एनएवी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, जब जब एनएवी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा 15% से। ठीक है, तो जहां जहां पे एनएवी 15% से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, जिस मंथ में हुआ है, मैंने वहां पे कर दिया क्या, वहां पे मैंने येलो टिक कर दिया, दिस मंथ में वी हैव टू रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियो। समझ में आया? यस, इतना समझ में आया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन को अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाया, इसमें कोई तुम्हारा म्यूचुअल फंड का दिमाग मत लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल, अब रीबैलेंस करने को पता चला, अब रीबैलेंस करने की बात आती है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास, तुम कहाँ कहाँ पे पैसा डालोगे, एक तो तुम इक्विटी में डालोगे, एक तुम एक बॉन्ड में डालोगे पैसा, बॉन्ड में, और तुम एक इक्विटी में डालोगे। इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होगा? और कुछ तो तुम यूनिट बाय सेल करोगे। देखो यूनिट बाय और सेल करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। ठीक है, देखो देखो, स्टार्ट में तुमने कितना रुपीज तुमने बोला था, स्टार्ट में कितना, अज्यूम सोनिया had इन्वेस्टेड नॉशनल अमाउंट ऑफ 2 lakhs, 2 लाख उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसने 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, ये देखो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। देखो इसने 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, और बॉन्ड में दोनों में इक्वली डाला है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला ईच 2 लाख, दोनों में 2 2 लाख नहीं है, 2 लाख को इक्वली बांटा है। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, 2 lakhs इक्वली इन द इक्विटी फंड एंड कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ऑफ फंड। ठीक है, बॉन्ड में, तो देखो यहाँ पे 1 लाख रुपीज डाला होगा, यहाँ पे डाला होगा 1 लाख रुपए, और यहाँ पे डाला होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, बराबर। अब मुझे बताओ, उस दिन एनएवी कितना चल रहा था, दिसंबर 2008, 40, एनएवी 40 चल रहा था, करेक्ट, एनएवी चला था 40, यहाँ पे एनएवी का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एनएवी का कॉलम बना देते एनएवी। ठीक है, देखो फर्स्ट डे एनएवी कितना चलता है दिसंबर 2008 को, 40 रुपीज। यहाँ पे देखो दिसंबर 2008 को 40 रुपीज एनएवी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनएवी इज 40। तो मुझे बताओ, बॉन्ड होता है, इक्विटी का एनएवी होता है ना, इक्विटी का वैल्यू होता है, एनएवी जो होता है इक्विटी का होता है, तुम्हारा बॉन्ड होता है, बॉन्ड तो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो इक्विटी तुमने डाला था 1 लाख रुपए, मतलब 40 रुपए में तुमने खरीदा था, तुमने 40 रुपए में खरीदा था, तो 1 लाख डिवाइड बाय 40, तो तुम्हारे पास कितना यूनिट था म्यूचुअल फंड का, देखो 2500 यूनिट था। तुमने इक्विटी लिंक यूनिट में तुमने पैसा डाला होगा, ऐसा सोचो। ठीक है, तुम्हारे पास 2500 यूनिट था। देखो
यहाँ पे देखो लिखा था, द फंड एग्जिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली एंड द एंडिंग एनएवी ऑफ द फंड कंसिस्टेड एट लास्ट 10 मंथ आर गिवन बिलो। मतलब ये जो एनएवी है सब इक्विटी का, डेंट का, बॉन्ड का नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये इक्विटी तुमने 1 लाख रुपया डाला था और उस टाइम पे एनएवी 40 चल रहा था, मतलब तुमको कितना यूनिट मिला होगा, तुमको मिला होगा 2500 यूनिट। इतना समझ में आता है? यस, इतना समझ में आता है। अब आ जाओ कब, दिसंबर की बात हो गई खत्म। अब आ जाओ जैन 2009 को। जैन 2009 को तुम्हारा वैल्यू कितना चल रहा है एनएवी का? 25 रुपीज चल रहा है। तो तुम्हारे हाथ में यूनिट कितने? तुम्हारे हाथ में तो 2500 यूनिट है। तो अब मुझे बताओ, जब 40 रुपया चला था तो तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू था 1 लाख रुपया, ठीक है। अब तुम्हारे पास है 2500 यूनिट, ठीक है, 2500 यूनिट है। लेकिन अब ये 2500 यूनिट तुम बेचने जाओगे ना तो तुमको 40 रुपीज नहीं मिलेगा। क्यों? तुमको मिलेगा 25 रुपीज, क्योंकि तुम्हारा एनएवी गिर गया, ठीक है। तो एनएवी गिर गया, मैंने बोला था म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है, ठीक है। तो एनएवी जब गिर गया 25 रुपीज, तो इक्विटी का वैल्यू भी तो चेंज हो गया रहेगा, नहीं चेंज हुआ रहेगा। अभी तुम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे, तुमने आज खरीदा, समझ लो आज उसका वैल्यू चला था 40 रुपीज, ठीक है। तुमने खरीदा 1 लाख रुपया डाला, तुमको तुम्हारे पास 2500 शेयर आ गए उस कंपनी के। अब उसका कंपनी का वैल्यू गिर गया, 25 रुपीज हो गया उसका वैल्यू। तो तुम्हारा वैल्यू 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा क्या? चेंज हो जाएगा ना, 25 रुपया हो जाएगा ना एक शेयर का वैल्यू। तुम्हारे पास कितना शेयर है? 2500। तो 2500 इंटू 25 कितना वैल्यू हो जाएगा? 62,500 हो जाएगा तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू। गिर गया ना तुम्हारा वैल्यू। तो वैसे ही तुम्हारे पास 2500 यूनिट था, जब तुमने खरीदा था 40 रुपए में खरीदा था, तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू 1 लाख था। लेकिन अब 25 रुपया का इक्विटी का वैल्यू, तो अब 2500 जो यूनिट है, तो इक्विटी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास पैसा कितना रहेगा इक्विटी में? 2500 इंटू 25 रुपीज। अब तुम्हारा जो वैल्यू इक्विटी गिर जाएगा, 62,500 रहेगा। बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होता, बॉन्ड तुम्हारा सिंपल सादा वैसे ही रहेगा, ठीक है। बॉन्ड मार्केट में ट्रेड नहीं होते। तो ये होगा तुम्हारा 1 लाख का 1 लाख वैल्यू। अब बताओ इन्वेस्टमेंट की आप वैल्यू कितनी है? अब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 2 लाख से कितना हो गया? 1,62,500 हो गया, समझा? गिर गया। अब देखो ये देखो इक्विटी गिरा कितने सर? 37.5% से। तो 1 लाख माइनस 37.5% करो, आया ना 62,500 ही आएगा ना। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट डाला था 2 लाख, लेकिन बिकॉज ऑफ तुम्हारा एनएवी गिरा, इक्विटी का देखो इक्विटी का रिस्क होता है। मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होगा तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू चेंज होगा। मार्केट में वैल्यू चेंज होगा, तुम भी चेंज होगा, ठीक है। तुम्हारा भी इक्विटी का वैल्यू, तुम्हारा भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज होगा। तो मार्केट में वैल्यू गिर गया तो तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू भी गिर गया। कितना हो गया? 1 लाख से 62,500 हो गया। और बॉन्ड तुम्हारा 1 लाख 1 लाख है। तो अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, अब तुम्हारा दोनों मिला के देखो कितना है। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम अगर देखोगे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, तो तुम्हारा 1,62,500 का ही इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। देखो अब ये टाइम पे मुझे रीबैलेंस करना है। देखो जनवरी का मंथ है, जनवरी मंथ में 37.5% से गिरा हो, तो मुझे अब रीबैलेंस करना है मेरा पोर्टफोलियो। बट कांस्टेंट रेशियो प्लान को यूज करके। मेरा प्लान कैसा? कांस्टेंट रेशियो प्लान होना चाहिए। तो क्या मेरा प्लान क्या बोलता है? मेरा प्लान बोलता है कि इक्विटी और बॉन्ड में दोनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा इन्वेस्टमेंट 1,62,500 है, यहाँ पे 62,500 दिख रहा है, इसमें 1 लाख दिख रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दो बॉन्ड और इक्विटी इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली 1,62,500 को दोनों में इक्वली बांट दो। कितना बांट दो? 1,62,500 डिवाइड बाय 2। मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? 81,250 होना चाहिए और 81,250 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे 1,62,500 ही रहेगा। इसको बोलते हैं मैंने रीबैलेंस किया, मैंने बैलेंस वापस से चेंज कर दिया। रीबैलेंस किया ना, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 62,500 है, तो मैंने क्या किया? दोनों में इक्वली बांट दिया। तो सर ये ऐसे हो जाता है कि इक्वली बांट दी दो? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। तुमने किया क्या होगा? ये 81,250 इसको करना था, ठीक है, दोनों में इक्वल बांटना था। तो तुमने इस 1 लाख को 81,250 का मतलब उतना पैसा बॉन्ड से निकाल लिया, बॉन्ड से उतना पैसा निकाल लिया और इक्विटी में डाल दिया, ताकि दोनों रीबैलेंस हो जाए। कितना पैसा निकाला सर? तो देखो यहाँ पे तुमको 62,500 था तुम्हारे पास, ठीक है, तुमको इसको 81,250 करना है, ठीक है, इक्वल करना है ना दोनों को। देखो इसके लिए मैंने पहले लिख दिया कि कितना है दोनों को करना है। तो इसको भी 81,250 करना है, इसको भी 81,250 करना है, तो दोनों को इक्वल करना है। अब 62,500 से 81,250 आने के लिए कितना पैसे की जरूरत है? माइनस 81,250 माइनस 62,500, तुमको 18,750 रुपीज की और जरूरत है। तो तुमने क्या किया? 1 लाख से 18,750 निकाल लिया। देखो यहाँ से 18,750 यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे 18,750 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे 18,750 डाल दिया। तो क्या ये दोनों रीबैलेंस हो गए? यस, ये दोनों अब रीबैलेंस हो गए। तुम कॉन्सेप्ट समझो, अभी ध्यान से समझो। तुमको अभी ना सिर्फ देखने का, सिर्फ देखो और कुछ नहीं, ठीक है। क्या ये रीबैलेंस हो गया? यस, अभी ये रीबैलेंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ,
जब तुमने इक्विटी में और 18,750 डाला तो तुमने और यूनिट खरीदा होगा ना, तब ना जाके तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू बढ़ा 81,250। तो तुमने 18,750 का कितना यूनिट एक्स्ट्रा खरीदा होगा मुझे बताओ। तो उस टाइम पे वैल्यू चल रहा था 25, तो 18,750 डिवाइड बाय 25, मतलब तुमने 750 यूनिट्स और परचेस किए। तुमने 750 यूनिट्स और परचेस किए, तो तुम्हारे पास अब यूनिट कितने हो गए? अब तुम्हारे पास यूनिट हो गया 3,250, 3250, इतने यूनिट्स हो गए तुम्हारे पास जब रीबैलेंस किया। ये मैंने क्या किया? रीबैलेंस किया, ठीक है। ये मैंने क्या? रीबैलेंस। समझ में आया? इतना समझ में आया? पक्का? देखो 4 ही बार रीबैलेंस करने का है, 4 बार अभी रीबैलेंस करूंगा ना पूरा दिमाग में रीबैलेंस घुस जाएगा, ठीक है। पहली बार इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मेरे को रीबैलेंस करने के लिए क्या करना? दोनों को इक्वल करना है। और जब मुझे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक जगह से पैसा निकालना पड़ेगा और दूसरी जगह पे डालना पड़ेगा। जहां पे कम है वहां पे डालना पड़ेगा, जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बॉन्ड में ज्यादा था, मुझे दोनों में 81,250 चाहिए। एज पर माई कांस्टेंट रेशियो प्लान, दिस शुड बी कांस्टेंट, दिस शुड बी इक्वल, ठीक है। तो 81,250 दोनों में होना चाहिए। बिकॉज इक्विटी में 62,500 है, मुझे 81,250 चाहिए, तो मुझे और 18,750 की जरूरत है, जो कि मैंने क्या किया? बॉन्ड बेच दिया, बॉन्ड से पैसा निकाल के यहाँ पे डाल दिया। बॉन्ड बेच दिया तो बॉन्ड हो गया 81,50, कम हो गया 18,750, वहां से निकाल लिया, और यहाँ पे 18,750 मैंने और इन्वेस्ट कर दिया। तो और इन्वेस्ट करने का मतलब और यूनिट खरीदोगे तो कितना यूनिट खरीदोगे? 18,750 रुपीज में कितना यूनिट आएगा? तो एक यूनिट जो है 25 रुपए का उस टाइम पे मिल रहा था, तो मैंने और 750 यूनिट क्या किया? बाय किया। दिस मैंने क्या किया? इसको बाय किया। समझ में? ये मैंने बाय किया। तो अब मेरे पास जब मैंने रीबैलेंस किया तो मेरा यूनिट भी चेंज हो गया। मेरे पास यूनिट हो गया 300 ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मेरा 1,62,500 का 1,62,500 ही है, दोनों बस इक्वल हो गए, ठीक है। ये मैंने रीबैलेंस किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ में आते हैं। अब आ जाओ कौन से मंथ में? फेब्रुवरी मंथ में आ जाओ। अब मुझे बताओ फेब्रुवरी मंथ में तुम्हारा एनएवी कितना चल रहा है? 36 चल रहा है एनएवी, तुम्हारा एनएवी 36 चल रहा है। तो अब फेब्रुवरी मंथ में एनएवी तुम्हारा 36, एनएवी 36 चल रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास यूनिट कितना है? तुम्हारे पास यूनिट तो अब 3250 है ना, तो 3250, तो इक्विटी का वैल्यू बस निकालना रहता है। देखो बॉन्ड में चेंजेस नहीं होगा, बॉन्ड 81,250 है, बॉन्ड 81,250 रहेगा। आफ्टर रिबैलेंस बॉन्ड 81,250 उठेगा, तो बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, इक्विटी हिलता जाएगा, ठीक है। इक्विटी हिलेगा 3250 यूनिट से, अब 3250 यूनिट से, ठीक है। अब बताओ एक का वैल्यू कितना है? एक का वैल्यू 36 है, तो इंटू 36 कर दो, कितना आ गया? 1,17,000, ठीक है। दोनों में ऐड कर दो, कितना हो गया? 8150। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? अब इन्वेस्टमेंट 1,98,250 हो गया। अब इन्वेस्टमेंट वापस चेंज हो गया, यहाँ पे 3250 है। अब देखो अब क्या वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है? अब चेक करते हैं हम लोग वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं। तो आज फेब्रुवरी मंथ थी, फेब्रुवरी मंथ की बात थी, यस फेब्रुवरी मंथ में 44% से तुम्हारा एनवी बढ़ा है, तो यस वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है फेब्रुवरी मंथ में, तो हम वापस से रिबैलेंस करेंगे। फिर रिबैलेंस करने का मतलब क्या? इज ये जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, इसको क्या दोनों में इक्वल बांट दो, ठीक है। अब दोनों में इक्वल बांटना मतलब क्या करना है कि 1,98,250 को क्या करो? डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। दोनों में वापस इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 99,125 होना चाहिए, और ना यहाँ पे भी 99,125 होना चाहिए, तो जाके तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या किया इस बार? तुमने क्या किया? इक्विटी से पैसा निकाल दिया, और तुमने क्या किया? किसमें डाल दिया? बॉन्ड में पैसा डाल दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों को इक्वल करना था। इक्विटी का वैल्यू था 1,17,000, तुमने किया 99,120, मतलब तुमने कितना बेच दिया होगा इन्वेस्टमेंट? 1,17,000, मतलब कितना माइनस कर दिया मैंने? तो 17,875 मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया यहाँ से, और यहाँ पे 17,875 मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा क्या होगा? मेरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस होगा, क्योंकि रिबैलेंस करना था, बिकॉज मेरा एनएवी मोर देन 15% से हिला था, ठीक है। इतना समझ गया? तो अब मुझे बताओ जब तुमने यहाँ पे 18,000 रुपया, ठीक है, यहाँ पे देखो जब तुमने सॉरी 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 देखो जब तुमने यहाँ पे 17,875 रुपीज निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया मतलब तुमने बेच दिया, तो तुम्हारे यूनिट कम हो जाएंगे ना, मतलब तुम्हारे पास 17,875 पैसा कहाँ से आएगा? तुमने जहाँ डाला ना, बॉन्ड में डाल दिया ना 17,875, इक्विटी से निकालता, इक्विटी से निकाला मतलब क्या? यूनिट बेचा तो पैसा आया ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 17,875 पैसा कहाँ से आएगा? तुमने यूनिट बेचा, कितना यूनिट बेचेगा? जितना उस टाइम पे वैल्यू चल रहा था, उस टाइम में 36 रुपीज चल रहा था, तो 17,875 डिवाइड बाय 36, मतलब तुमने 496.53, ठीक है, 496.53 इतना यूनिट तुमने बेच दिया होगा। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे तुमने 496.53 इतना यूनिट तुमने क्या किया? सेल कर दिया होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल। कितना यूनिट तुमने ठीक है, इतना यूनिट तुमने सेल कर दिया होगा, ठीक है, इतना यूनिट तुमने सेल कर दिया होगा।
पक्का? तो अब तुम्हारे पास यूनिट कितने बचेंगे? 323250 माइनस 496.53, तुम्हारे पास यूनिट बचेंगे अब 2753.47, इतने यूनिट तुम्हारे बचेंगे। ये मैंने क्या किया, रीबैलेंस किया, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, मैंने ये रीबैलेंस किया, ठीक है, ये हमने किया रीबैलेंस, कितना समझ में, ये हमने किया रीबैलेंस, ठीक है। अब आ जाओ कौन से मंथ में, अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। अब आता है फेब्रुवरी मंथ में। फेब्रुवरी मंथ में तुम्हारा एनएबी कितना होगा, 32 रुपीज हो गया। फेब्रुवरी मंथ में तुम्हारा एनएबी होगा 32 रुपीज, ठीक है, 32 रुपीज हो गया। तुम्हारे पास ये तुम्हारा देखो डिबेंचर जो बॉन्ड है वो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, 99,125 99,125 आएगा, ठीक है। ये तुमको समझना चाहिए, यहां से निकाल के वहां पर डाले, ठीक है, इतना तुमको समझना चाहिए। अब देखो 99,125 ये इक्विटी वैल्यू चेंज होगा, तुम्हारे पास है 2753.47 यूनिट, ठीक है, एक का वैल्यू होगा 32 रुपीज, इंटू 32 कर दो, तो तुम्हारा इक्विटी का वैल्यू कितना होगा 88,311.04। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 99,125, तो ये आ गया 1,87,236.04, ठीक है, ये हो गया। और यूनिट तुम्हारा सेम उतना ही है 2753.47। अब बताओ क्या 32 जब एनएवी था, मतलब यहाँ पे मार्च मंथ में, क्या मार्च मंथ में मोर देन 15% इंक्रीज या डिक्रीज है एनएवी में? नहीं। कितना इंक्रीज डिक्रीज है, 11% का। तो यहाँ पे रिबैलेंस करने की जरूरत है नहीं, नॉट टू बी रिबैलेंस। तो जब नहीं रिबैलेंस करने की जरूरत, आगे बढ़ो, अप्रैल में आ जाओ। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्वल नहीं करेंगे, नहीं करना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या बोला था, जहां पे एनएवी 15% से ज्यादा का इंक्रीज डिक्रीज होगा वहां पे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 से 25 हुआ था तो हमने किया क्योंकि मोर देन 15% था, 25 से 36 हुआ मोर देन 15% था, 36 से 32 नहीं, मोर देन 15% नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की, ठीक है, इतना समझ में। अब आगे आते हैं, 32 वाला हो गया। अब आ जाओ अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में हो गया 38, ठीक है, अप्रैल मंथ में हो गया 38, 32 से 38 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 38 हो गया, तो ये बॉन्ड तुम्हारा उतना ही रहेगा 99,125, ये चेंज हो जाएगा। इक्विटी 2753 यूनिट है, 2753.47 इतना यूनिट है, 2753.47 इंटू कितना वैल्यू होगा 38 हो गया एक का, तो इक्विटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा 1,04,631.86। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 99,125, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगा 2,03,756.86, ठीक है, इतना हो गया। यूनिट अभी तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं, क्या इतना समझ में आया तुमको? यस, इतना समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 32 से 38 जो हुआ है, क्या ये मोर देन 15% का चेंज है? यस, मैंने यहाँ पे निकाला 32 से 38 हुआ 18.575% से हुआ, मोर देन 15% से बढ़ा, तो वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है। यस, वापस से रिबैलेंस करने की जरूरत है। तो अब रिबैलेंस करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वल इक्वल दोनों बांट दे रहे हैं, तो ये सेम, ये तो टोटल तो इन्वेस्टमेंट चेंजेस नहीं होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। मेरे को चेंज करना है तो क्या क्या करूं मैं, अभी इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, दोनों में इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोनों में, इधर पे होना चाहिए 1,1878.43, ठीक है, 0.43, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही रहेगा 1,01,878.43, ठीक है, इतना ही रहेगा। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड में डाल दिया। कितना पैसा निकाला मैंने इक्विटी से, 1,0878.43 माइनस 1,04,631.86, 1,04,631.86 मैंने पैसा निकाल दिया 2753.43, इतना पैसा निकाल दिया यहाँ से और यहाँ पे डाल दिया 2753.43, इतना पैसा यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो मेरा रीबैलेंस हो गया। ये मैंने क्या किया, रीबैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास जब मैंने ये 2753 पैसा निकाला, देखो यहाँ पे जब मैंने 2753 पैसा यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, तो मतलब इतना यूनिट मैंने बेच दिया। उस टाइम पे वैल्यू कितना चला था, 38 चला था, तो 2753.43 डिवाइड बाय 38, कितना यूनिट बेचा होगा, मतलब 72.46, ठीक है। देखो मैंने 72.46 यूनिट बेच दिया होगा, तो यहाँ पे मैंने 72.46 यूनिट्स मैंने बेच दिया, ठीक है, इतना यूनिट मैंने बेच दिया, इतना यूनिट मैंने सेल कर दिया, ठीक है, इतना समझ में, यस, इतना यूनिट मैंने सेल कर दिया, और उतना पैसा मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो ताकि दोनों को दोनों इक्वल हो जाए।
तो वापस से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, क्योंकि रिबैलेंस करना था मुझे। अब क्योंकि मैंने इतना यूनिट सेल कर दिया तो अब मेरे पास यूनिट कितने बचेंगे, 2753.47 माइनस 72.46, तो मेरे पास अब यूनिट बचेंगे 2681.01, ठीक है। अब मेरे पास इतना यूनिट बचेगा, इतना समझ में, यस इतना समझ। ये मैंने क्या किया, मैंने रिबैलेंस किया, तो वापस से मैं लिख दूं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा रिबैलेंस, ठीक है, ये हो गया मेरा रिबैलेंस। अब आ जाओ, अब एनएबी कितना होगा, ये रिबैलेंस समझा, तीन जगह पे रिबैलेंस हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, इसको ये लो कर, चलो एक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे हुआ रिबैलेंस, एक यहाँ पे हुआ रिबैलेंस, ठीक है, तीन बार रिबैलेंस है, चार बार रिबैलेंस अपना था। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, कौन सा था ये, कौन सा मंथ था, 38 था, 38 कौन से मंथ में, यहाँ पे 38 है, अप्रैल मंथ में। अब आ जाओ मई मंथ में कितना हो गया, 37 हो गया मई मंथ में, देखो मई मंथ में यहाँ पे 37 होगा, क्या है, मोर देन 50% नहीं है, तो सिंपल सा हो जाएगा कैलकुलेशन, 37 हो गया, बस तुमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है 37, ये हो गया 37, ठीक है। हम्म, 37 हो गया, चलो अब आगे 37 हो गया, तो ये तुम्हारा सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, 1,1878.43, ठीक है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, ज्यादा बड़ा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इक्विटी बस चेंज हो जाएगा। तुम्हारे पास 2681.01 यूनिट है, और इंटू कितना रुपीज कितना चला, 37 चल रहा पाओ, ठीक है, इंटू 37, 2681.01 इंटू 37, तो ये हो जाएगा, इक्विटी का वैल्यू जाएगा 99,197.37, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,1878.43, 1,1878.43, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2,01,007.5.8, ठीक है, और यूनिट में तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं, 2681.01, इतना समझ में, यस इतना समझ। कोई इसमें करना है रिबैलेंस करना नहीं करना, क्योंकि 2.63% से चेंजेस है, मोर देन 50% नहीं। अब जून जाओ, जून में कितना हो गया, 42 हो गया, तो चलो आगे यहाँ पे 42 कर दो, तो डेट में कोई चेंज, डिबेंचर में मतलब बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे सेम का सेम ही रहेगा 0.43, ठीक है, ये कितना हो गया, 42 हो गया इसका वैल्यू, तो 2681.01 इतना यूनिट में होल्ड करता हूँ, 0.01, 2681.01 इंटू 42 हो गया वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1,12,602.42, ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, प्लस 1,01,878.43, ये कितना हो गया, 2,14,480.85, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास यूनिट, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, रीबैलेंस जब तक नहीं करना तब तक टेंशन मत लो, ये होगा 42। अब आ गया जुलाई में, आ जाओ, जुलाई में भी कोई चेंजेस नहीं करना, 2.3% से बढ़ा है, ठीक है, 43 हो गया, यहाँ पे आ जाओ 43 हो गया, अभी तक रिबैलेंस की बात नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि मोर देन 15% से एनएमई में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो अभी आ जाओ, ये हो गया 43, तो अभी ये सेम रहेगा 1,01,878.43, इक्विटी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट चेंज हो गया, मतलब एनएमई चेंज हो गया, 2681.01 इंटू 43 हो गया, ठीक है, 1,15,283.43 प्लस 1,01,878.43, 2,17,161.86, ठीक है, यूनिट कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब 43 से कितना हो गया, अब 43 से 50 हो गया अगस्त में, और देखो यहाँ पे मोर देन 50% चेंजेस, तो यहाँ पे रिबैलेंस करने की जरूरत है, तो 50 हो गया अगस्त में, अगस्त में हो गया 50, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा 1,01,878.43, इतना समझ गया। अब आ जाए यहाँ पे, ये हो गया 50, तो 2681.01 इंटू 50 हो गया, तो 1,34,050.5 1,34,050.5 प्लस 878.43, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, 1,01,008, ठीक है, 2,35,928.93, ये तुम्हारा यूनिट सेम। अब मुझे बताओ, एक सेकंड, अब मुझे बताओ,
क्या ये मोर देन 43 से 50 होना मोर देन 15% का चेंज है? यस सर, मोर देन 15% का चेंज है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या अब इसको वापस से रिबैलेंस करना चाहिए। कैसे करूंगा रिबैलेंस? ये 2,35,929 जो है ये इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में इक्वली बांट दूंगा, बराबर, दोनों में इक्वली बांट दूंगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1,17,964.4647 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या, 1,70,964.46, एक जगह 6 एक जगह 7, ठीक है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 928.93। तो मुझे बताओ कहाँ पे से पैसा निकाला, कहाँ पे डाला? देखो ये 1,34 से 1,70 मतलब यहाँ से पैसा निकाला, वापस से तुमने यूनिट बेचे होंगे, तो देखो कितना बेचा होगा, -1,34,050.5, मतलब तुमने यहाँ से 16,000, देखो यहाँ पे रेड पेन में लिखो, सब जगह कोई लिख रहा हूँ, 16,086.035, इतना पैसा यहाँ से निकाला और यहाँ पे डाल दिया 16,086.035, ठीक है। यहाँ प्लस क्या, यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो कितना यूनिट तुमने बेचा होगा? उस टाइम पे 50 रुपीज चल रहा था, तो डिवाइड बाय 50 कर दो। तो तुमने 321 मतलब 321.72 इतने यूनिट तुमने बेचा, तो 321.72 यूनिट तुमने क्या किया, सेल किया, ठीक है। तो जाके तुमको इतना पैसा मिला होगा ना 16,086, तब जाके तुमने क्या होगा, बॉन्ड में इतना पैसा डाल दिया होगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे तुमने क्या किया, इतना सब इतना बेचा, यहाँ से पैसा निकाला, वहां पे डाल दिया, इतना यूनिट बेच के, ठीक है, इतना यूनिट बेच के। तो अब तुम्हारे पास कितना यूनिट आया है बताओ? अब तुम्हारे पास कितना यूनिट बचा होगा? 2681.01 माइनस 321.72, तुम्हारे पास बचा 235,9.29, और यहाँ पे क्या, ये ऊपर आएगा ना, ठीक है। ये समझ में, ये मैंने क्या किया, रीबैलेंस किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीबैलेंस, ठीक है, ये मैंने रीबैलेंस किया। तो आगे हमारा ये 4 बार रीबैलेंस करना था, तो 1 2 3 4 बार रीबैलेंस, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चार बार, क्योंकि मोर देन 15% से चेंजेस था नहीं। अभी सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में देखो 52 हो गया, 50 से क्या ये मोर देन 50 नहीं, 4% ही है, तो इसमें कोई चेंजेस मतलब करना नहीं पड़ेगा, रीबैलेंस सिर्फ अमाउंट लिख दो। सितंबर में हो गया 52, बराबर 52 हो गया। तुम्हारे पास कितना यूनिट है, इतना यूनिट है ना, 2359.29 इंटू 52 इंटू 52 कितना होगा, 12268.3.08। ये तुम्हारा चेंजेस नहीं होगा, ये तो तुम्हारा उतना ही रहेगा। बॉन्ड में नहीं चेंजेस होगा, बॉन्ड में तुम खुद चेंजेस करते हो, प्लस माइनस करके, एडलेस करके, जो तुमको खरीदना है, बेचना है, और एक्स्ट्रा डालना है, नहीं डालना है, तो वो तुम करते हो। प्लस 117,964.47 कितना होगा, 2,40,064,647.55, ठीक है, इतना हो गया। तुम्हारे पास यूनिट है 2359.29, इतना समझ में, यस, इतना मुझे समझ में आ गया, ठीक है। एक सेकंड, अभी देखो, इसने ना ये क्या कहता है, ये स्ट्रेटजी लगाया था, ये इसने स्ट्रेटजी लगाया था, इसने बोला था कि मैं ये टेक्निक अप्लाई करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो इसने ये टेक्निक दिमाग लगा के इक्वल इक्वल क्या करे, बॉन्ड में 1 लाख डाल दे, वो इक्विटी में 1 लाख डाल दे, और जैसे जैसे एनएवी में चेंजेस होगा, वहां पे मैं अपना पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करते रहूंगी, लेकिन अकॉर्डिंगली 15% होगा, तो जहां पे 15% से चेंज हो रहा था, ये क्या कर रही थी, इक्विटी निकाल रही थी, बॉन्ड में खरीद रही थी, मतलब दोनों को इक्वल करना चाह रही थी। तो जहां पे भी कम लग रहा था वहां पे ये डाल देती थी, और वहां दूसरी जगह से निकाल लेती थी। बॉन्ड में कम है तो इक्विटी से निकाल के बॉन्ड में डाल दी, और बॉन्ड में ज्यादा इक्विटी में कम तो बॉन्ड बेच के इक्विटी में खरीद लिया। ऐसे ऐसे करके इसने अपने पोर्टफोलियो का मैनेज किया, बहुत दिमाग लगा रही थी, और ऐसे ऐसे करके इसने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो का मैनेज किया। और एट द एंड ऑफ कौन, 2009 अगस्त सितंबर 2009 इसका टोटल इन्वेस्टमेंट
जो इसने 2 लाख किया था, देखो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जाके 2,40,647.5 हो गया। तो यस, इसको बेनिफिट हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2,40,647.5 इतना हो गया। ठीक है, इसने इतना दिमाग लगाया, ये सब आड़ा टेढ़ा घुमाया घुमा, ये सब क्या, तो जाके इसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2,40,647.5 हुआ। यस, इतना समझ में, यस इतना था। अगर ये चुपचाप शांति से बैठी होती ना, अगर ये चुपचाप शांति से बैठी होती, कोई बॉन्ड वॉन्ड का झंझट मारी नहीं करती, ये क्या करती, चुपचाप 2 लाख रुपया था इसके हाथ में, बॉन्ड वॉन्ड में नहीं, ये पूरा का पूरा पैसा क्या करती, अगर इक्विटी में डाल दी होती, यहाँ पे डाल दी होती, एनएवी म्यूचुअल फंड में डाल दी होती, और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड एक यूनिट 40 रुपए में मिल रहा था, तो मुझे बताओ इसके कितना यूनिट मिलता, 2 लाख अगर ये पूरा का पूरा इक्विटी में डालती, तो डिवाइड बाय 40, मतलब इसको कितना यूनिट मिलता, 2 लाख डिवाइड बाय 40, इसको मिलता था 5,000 यूनिट। ठीक है, 5,000 यूनिट इसको मिलता था, और ये चुपचाप बैठे रहती, कब तक, सितंबर 2009 बोल रहे थे ना, सितंबर 2009 तक चुपचाप बैठी होती, होल्ड करके रखती इतना यूनिट, कितना यूनिट, 5,000 यूनिट इतना होल्ड करके रखी होती। तो एट द एंड ऑफ सितंबर 2009 he will be able to sell these units at 52 rupees, क्योंकि 52 चला था उस टाइम पे। तो ये जो 5,000 यूनिट ये बेचती थी एट द रेट 52 में, तो इसके पास कितना पैसा आता था, इसके पास आता था 2,60,000। तो इसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कितना हो जाता था, 2 लाख से इन्वेस्टमेंट 2,60,000 हो जाता था। तो यहाँ पे तुमको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे तुमको हुआ 60,000 का प्रॉफिट, और यहाँ पे तुमको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे तुमको प्रॉफिट हुआ 40,647.5। इतना दिमाग लगाने के बाद, तुमको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 40,647.5 है। यस, इसमें तुमको रिस्क था, हो सकता है एनएवी कम होता तो क्या करते, एनएवी कम हो जाता तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो तुम्हारा रिस्की गेम था, लेकिन अगर ऐसा करती तो यहाँ पे उसको ज्यादा प्रॉफिट होता, जबकि इसने जो दिमाग लगाया उस हिसाब से इसको 47,647.55 का ही प्रॉफिट हुआ, 655 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, वही वो पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, you are required to determine the value of the portfolio for each level of NAV following। देखो हर एक लेवल पे मैंने क्या किया, हर एक लेवल पे मैंने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताया। ठीक है, और लास्ट में एंड में ही बताया मैंने एनएवी मेरा, लास्ट में ये मेरा वैल्यू है पोर्टफोलियो का। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे, और कुछ नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, इसने जो टेस्ट किया टेक्निक, वो उससे क्या हुआ, कंपेयर अगर करोगे तो उसको क्या लॉस ही है, उसको गेन नहीं है। ठीक है, उसको लॉस है। अगर वो सिर्फ इक्विटी में डालती, सीएस कंसिडर एंड कंपेयर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टेक्निक विद दोस फ्रॉम द पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। इसमें क्या बोल रही है, सिर्फ पैसिव बाय करो और होल्ड करके रखो। तो ये मेरा पैसिव टेक्निक है, जो मैंने बताया ना कि ये बाय कर लिया, चुपचाप से इसको होल्ड करके रखा, कब तक, जब तक कि सितंबर 2009 नहीं आ जाता और 52 रुपीज से बेच दिया। तो ये इसको बोलते हैं पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ बाय किया और बाय करके मैं चुपचाप करके बैठ गया, तो मेरे को 2,60,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे 2 लाख से 2,40,000 हुआ, जहां पे मैं दिमाग लगा रहा हूँ, टेक्निक कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं कम प्रॉफिट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मेरे को एक्चुअली में लॉस होगा, जब अगर मैं लॉस ही हो रहा है मेरे को एक्चुअली में, कि यहाँ पे मैं 60,000 कमा रहा हूँ, यहाँ पे 647,647.5 कमा रहा हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे तुमको लास्ट में एक लाइन में लिख देना, यस पैसिव बाय एंड होल्ड में तुमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें तुमको कम प्रॉफिट होगा। सिंपल सादा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, कैलकुलेशन जैसा था क्वेश्चन, और इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये तुमको आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट 43 मिनट्स का ये वीडियो हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का, सिर्फ ये क्वेश्चन का वीडियो, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार अपने हाथ से करना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारा ये क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब जो बचा हुआ है वो हम लोग कर लेते हैं। और क्या बचा था, ये 22 23 मैंने बोला तुमको पोर्टफोलियो में कराऊंगा, 24 मैंने करा दिया एपिसोड 2 में। ठीक है, और क्या, अभी ये 21 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, ये भी अपना टाइम थोड़ा लेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकंड। देखो, ऑन 1 अप्रैल, ये क्वेश्चन नंबर 21 टी वाई का। देखो, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल
1 अप्रैल को एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड हैड 300 लाख यूनिट आउटस्टैंडिंग विद नेट एसेट वैल्यू ऑफ 18.75। 300 लाख यूनिट आउटस्टैंडिंग, मतलब इसने क्या इशू कितना किया, 300 लाख यूनिट इशू किए होंगे, ठीक है। एनएवी कितना था, 18.75 था। ओके, इतना समझ आता है। एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 लाख यूनिट। देखो एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ के एंड में इसने इशू किया 6 लाख यूनिट। ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तोड़ता हूं पूरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन को, तोड़ता हूं, बताता हूं क्या होता है। एट द एंड ऑफ में 3 लाख यूनिट इसने क्या किया, वापस से रीपर्चेस कर लिया अपने यूनिट, मतलब वो लोगों को पैसा दे दिया, बोला जाओ जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं, 3 लाख यूनिट मेरे वापस दे दो मुझे, म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा बोल रही तुम्हारे पैसे तुम लेके जाओ, ठीक है। मतलब बायबैक बोलते हैं इसको, अगर शेयर्स होता है, शेयर्स में क्या होता है बायबैक होता है, इसमें क्या होता है रीपर्चेस कर लिया। एट ओपनिंग है लेस 2% एग्जिट लोड, देखा मैंने बताया था ना, एग्जिट लोड और मतलब वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड लोड वही है। जब तुम खरीदोगे यूनिट तो तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, और जब तुमको देंगे पैसा तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा काट के देंगे, ठीक है। मतलब वो एग्जिट लोड बोलते हैं उसको, इतना पैसा काट के ले लेंगे, ठीक है, मतलब कम देंगे पैसा। फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ओके, ये है, यहाँ पे भी क्या बोला, एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ओके सर ये क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन नहीं समझ आ रहा, आगे बताता हूँ ना हम क्यों है यहाँ पे, इसीलिए तो है। एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी पैसा बचा था 70% ये लोग ने क्या किया, बांट दिया जून के मंथ में। इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन, पोर्टफोलियो तुम्हारा एप्रिशिएट हुआ 425.47 ड्यूरिंग द क्वार्टर। इनकम हुआ अप्रैल में इतना इनकम हुआ, मई में तुमको इतना इनकम हुआ, जून में तुमको इतना इनकम हुआ, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितना इनकम बचा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बताना है। इश्यू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल में जो ये लोग ने इश्यू किया 6 लाख यूनिट, कितने रुपीज पे इश्यू किया होगा वो बताना। रीपर्चेस प्राइस एट द एंड ऑफ मे में रीपर्चेस किया तो कितने रुपीज पे किया वो बताना। एंड नेट एसेट वैल्यू एज एन 30 जून ये तुमको बताना है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू तुमको पता कैसे आता है, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ जून तुम्हारे पास कितना यूनिट, तो वो भी तुमको पता है, देखो 300 लाख यूनिट था, नया 6 लाख इश्यू किया और 3 लाख लोगों को भगा दिया, तो तुम्हारे पास 300 प्लस 6 माइनस 3, 303 लाख यूनिट तुम्हारे पास है जून में। तो जो भी तुम्हारा नेट एसेट होगा डिवाइड हो जाएगा 303 लाख यूनिट से, तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आ जाएगा। कितना समझ में, कितना समझ। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मेरी एक बात सुनो, ठीक है, सुनना है, सुनना है कि नहीं सुनना है, सुनना ही पड़ेगा ना। चलो देखो, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्या है, मैं ना देखो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो नया क्वेश्चन भी कर दो, सॉल्व करा दूसरी तो नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। इन्होंने ना बहुत सारा इनकम कमा के रखा हुआ, और स्टार्ट में ये लोग ने ना, समझ लो कि ये लोग ने 10 लाख यूनिट इश्यू किए, 10 लाख यूनिट इश्यू किए थे, ठीक है। और इन्होंने इनकम कमा के रखा हुआ है कि इस टाइम पे इनकम कमा के रखा है, समझ लो ऐसा, इस टाइम पे इनकम ये लोग ने कमा के रखा है 30 लाख का, ठीक है, 30 लाख का इनकम कमा के रखा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 30 लाख की इनकम के ऊपर सिर्फ ये 10 लाख लोगों का हक है? यस सर, ये 10 लाख लोगों का हक है, क्योंकि ये 10 लाख लोगों के पैसे लगे हुए इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, और ये 30 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सर ये 10 लाख लोगों में होगा। अच्छा, ये इनकम क्या हो सकता है इस कंपनी के लिए, हो सकता है डिविडेंड हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, बहुत सारे इनकम हो। तो ये सब इनकम हो सकता है, मैंने ऐसा बताया हुआ तुमको, ठीक है। म्यूचुअल फंड का क्या क्या इनकम होता है, क्या क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो क्या ये 30 लाख का इनकम में 10 लाख लोगों में बंटना चाहिए? सर ये 10 लाख लोगों में पक्का पक्का इनों में ही बंटना चाहिए। तो क्या मुझे एक बात बता सकते हैं, क्या ये पर यूनिट का जो इनकम है कितना होगा, 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। तो सर ये पर यूनिट एक एक बंदे को ₹3 पर यूनिट ये इनकम होता है, ठीक है, इतना। अब ये म्यूचुअल फंड बोलती है हमारे पास ना पैसे की कमी हो गई, हमको ना और यूनिट मार्केट में इश्यू करना चाहिए, ठीक है। यस सर, मान लेते हैं हम यूनिट इश्यू करना चाहिए, ठीक। इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम 1 लाख यूनिट ना, और अभी 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 रुक जाओ, ये इनकम था, ये इनकम था 30 लाख का, ये 10 लाख लोगों में बटेगा और ₹3 पर यूनिट सबको मिलेगा, ठीक है। इतना समझा, इतना समझा।
ये 30 लाख के ऊपर है 10 लाख लोगों का हक है, यस सर हक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलती है पता है? म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है कि हमें ना और 1 लाख यूनिट इश्यू करना है, और 1 लाख यूनिट इश्यू करना है। तो हमको कोई एतराज है ही नहीं, हमने 1 लाख यूनिट और इश्यू करने को दे दिया, ठीक है। और उससे एनएवी जो चल रहा था उस टाइम पे उतना पैसा ले लिया, ठीक है सर, उतना पैसा हमने उनसे ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा बोल सकती है क्या, ए जो 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 पुराने 10 लाख लोगों तुम्हारा एनएवी ये चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, ए नहीं जो 1 लाख लोगों तुम्हारा एनएवी दूसरा चल रहा है, अरे उसके लिए क्यों एनएवी दूसरा, क्यों? क्योंकि सर एनएवी इनकम इनकम बढ़ता है कंपनी का, तो एनएवी भी बढ़ता है। लेकिन ये जो 30 लाख का इनकम है ये सर ये लोग के लिए नहीं है, जो 1 लाख लोग जो ये नए आए ये अभी भी आए, तो ये 30 लाख का हक उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। 30 लाख के ये इनकम के ऊपर 10 लाख लोगों का हक है, ये जो नए नए अभी आए ना ये लोग, अभी ये लोग ने पैसा दिया, तो ये 30 लाख का अर्निंग 1 लाख के 1 लाख लोगों से नहीं हुआ है, तो 1 लाख का जो यूनिट है उनको ये 30 लाख है, तो इनमें ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो जब इनके लिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इनका एनएवी अलग आएगा। तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा नया नया एनएवी लेके चलती रहेगी क्या? इनके लिए अलग, इनके लिए अलग एनएवी, सबके लिए अलग अलग एनएवी, अरे ऐसा थोड़ी ना चलता है, सबके लिए सेम एनएवी होना चाहिए, ठीक है। और सर यस सर सबके लिए सेम एनएवी होना चाहिए। तो सब जब यहाँ पे ये 1 लाख लोग आ जाएंगे तो अब टोटल यूनिट हो जाएगा 11 लाख, ठीक है। अब ये 30 लाख बटेगा ये 11 लाख लोगों में, तो 30 लैक्स डिवाइड बाय 11 लाख, तो ये हो जाएगा 2.72 पर यूनिट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2.72 होगा, तो क्या तुम्हारा माथा नहीं घूम जाएगा? जो पहले से 10 लाख लोग जो यहाँ पे थे तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? बोलेगा सर ये क्या बात हो गई, तुम वो लोग को लेकर हमारा हिस्सा उनको दे रहे हो। अरे तुम जब उनसे पैसा ले रहे हो, जब तुम 1 लाख यूनिट इश्यू कर रहे हो और जब उनसे तुम एनएवी जो भी एनएवी उस टाइम पे चल रहा है वो ले रहे हो, तो उसमें ये भी लो ना अलग से, ये भी 3 रुपए अलग से ऐड करके अलग से लो ना पैसा। इसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन करना, इसको बोलते हैं जो डिविडेंड तुमको मिलने वाला है, कंपनी जो तुमको देने वाली है वो जो नए होल्डर है वो लोग से ले रही है। क्यों? क्योंकि सेम हो जाए दोनों का, जो नहीं समझा, ये 1 लाख लोगों से ना मैं एनएवी जो चल रहा रहेगा ना उस टाइम पे वो तो मैं लूंगा, प्लस ये 3-3 रुपया और भी लूंगा, 3-3 रुपया और लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि जब ये 3 रुपया देंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा आएगा मेरे पास, और तो ये इनकम हो जाएगा 33 लाख। अब ये जो पर यूनिट आएगा वो 3 रुपया होगा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब ये जो 11 लाख लोग हैं इसमें जो 10 लाख लोग पहले थे उनको कोई दुख उख नहीं रहेगा। वो लोग बोलेंगे पहले भी 3 रुपया था, नए लोग आए, आओ और लोग को भी लेके आओ, लेकिन हमारा कोई यूनिट में चेंजेस नहीं होगा, उनसे पैसा भी लो, इतना समझ में, उनसे उतना लेंगे। क्यों? अब जो एनएबी का अब जो एनएबी आएगा, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम में तुम्हारा 33 लाख हो जाएगा, ठीक है, एसेट में 33 लाख रहेगा, और भी चीजें रहेगी, ठीक है। तो जो एनएबी आएगा डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो तुम्हारा सेम रहेगा ना। तो जब उनको जो एनएवी मिल रहा है वो एनएवी में उनका इनकम ऑलरेडी है, तो तुम बेच दो, तुम्हारे पास उतना पैसा आ जाएगा। समझ में? देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 लाख यूनिट था, और इसका टोटल असेट समझ लो, इसका टोटल असेट था कितना था, इसका टोटल असेट समझ लो, तो 30 लाख का इसकी असेट था, ठीक है। तो एनएवी पर यूनिट कितना था, 3 रुपया था, ठीक है, इतना समझ। अब मैं जब 1 लाख और यूनिट इश्यू कर दूंगा, नया यूनिट 1 लाख और इश्यू करूंगा, तो कुछ पैसा नहीं लो, से समझ लो ये इनकम था, ठीक है, ये इनकम था, ये इनकम था। रुक गया मैं बताता समझ लो। ये इनकम था 30 लाख का, और तुम्हारा और असेट था, ठीक है, पोर्टफोलियो में और असेट म्यूचुअल फंड कंपनी ने और कभी शेयर कहीं भी इन्वेस्ट करके तो टोटल असेट है तुम्हारा 1 करोड़ का, ठीक है। तो टोटल असेट की वैल्यू तो 1 करोड़ 30 लाख। तो एनएवी कितना था मुझे बताओ, एनएवी कितना था, 1 करोड़ 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, एनएवी था 13 रुपीज। तो ये 13 रुपीज में 3 रुपया किसका डिस्ट्रीब्यूशन का, इनकम का 3 रुपया, और 10 रुपया क्या है तुम्हारा, 10 रुपया क्या तुम्हारा, ये 10 रुपया तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, इसको नेट एसेट वैल्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनकम अलग से, इनकम तुम्हारा होते रह रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 3 रुपया भी वो लोग से अलग से लेना पड़ेगा ना, तो जब नए 1 लाख लोग आएंगे तो वो लोग से 13 रुपया लोगे ना, 13 रुपये में 10 रुपया ने भी 3 रुपया तुम्हारा ये इनकम को भी ऐड किया मैंने, पर यूनिट इनकम को भी, तो ये तुम्हारा बताता है कि तुमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन को जब मैंने इनकम को ऐड कर दिया ना उसमें, तो ये मेरे को बोलती है, इसको बोलते हैं इनकम डिविडेंड इक्वलाइज हुआ, डिविडेंड को इक्वलाइज किया तुमने। देखो अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तुमको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ पे ना तुमको बताऊंगा ना, ज्यादा अच्छे समझ में आया। देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, देखो
अप्रैल मंथ में इनकम कितना था, इनकम कितना हुआ, इनकम 22.950। देखो अप्रैल मंथ की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट यूनिट कितने थे मेरे पास, यूनिट कितने थे इस कंपनी में, यूनिट कितने, 300 लाख यूनिट है, 300 लाख यूनिट, यस 300 लाख यूनिट, 300 लाख यूनिट है। और इनकम कितना हुआ, इनकम कितना हुआ 425.47, नहीं सॉरी, इनकम ऑफ अप्रैल, अप्रैल का इनकम कितना 22.95, 22.95 इनकम है, अप्रैल का इनकम है, ठीक है। तो सबको कितना मिल रहा है 300 डिवाइड बाई 22.95, नहीं 22.95 डिवाइड बाई 300, तो सबको मिल रहा है 0.0765, ठीक है 0.0765। बिगिनिंग में एनएवी कितना था, देखो बिगिनिंग में एनएवी था तुम्हारा 300 आउटस्टैंडिंग विद द नेट एसेट वैल्यू ऑफ 18.75, ठीक है। ये बिगिनिंग का एनएवी, ठीक है। बिगिनिंग में जब तुमने 300 लाख यूनिट को इश्यू किया था ना, उस टाइम पे तुमने 18.75 रुपीज लिया था वो लोग से, 18.75। अब जो नए आ रहे, अब देखो, अब ये जो ये लोग ने मेहनत किया 300 यूनिट्स के वजह से मेहनत हुआ, और तुमको इनकम अर्न हुआ 22.95। अब देखो, अब जो नए बंदे लोग आएंगे, नए बंदे लोग अप्रैल में, देखो अप्रैल के एंड में ये इनकम तो हो गया अप्रैल मंथ में। अब अप्रैल मंथ जब खत्म हुआ ना, तो इनकम हो गया तुमको 22.95 का। अब जब एंड में आ रहे बंदे लोग, तो तुमने कितना इशू किया, 6 लाख यूनिट तुमने इशू कर दिया। तो अप्रैल मंथ के एंड में जब 60 कितने पे इशू किया, देखो क्या बोल रहा है, ओपनिंग एनएवी ले लो, ठीक है, ओपनिंग एनएवी ले लो 18.75 ले लो, यस 18.75 ले लेंगे हम, 18.75 तो ले लेंगे। प्लस क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है कि 2% लोड ले लो, ठीक है, 2% लोड उनका चार्जेस है वो ले लो अलग से। तो 18.75 प्लस 2% लोड मतलब कितना हो जाएगा, ये 19.125 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 2% लोड, प्लस 2% लोड कितना होता है 0.375, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या 19.125 लेना चाहिए वो उन 6 लाख लोगों से। ये जो 6 लाख लोग हैं, ये जो 6 लाख यूनिट मैंने इश्यू किया, तो इनसे क्या, देखो इनसे मैंने 18.75 लिया। अब आके ये क्या यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे 6 लाख लोग आके बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे 306 लाख, ये पार्ट भी तो लेना चाहिए। ये जो पर यूनिट 0.0765, ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है 300 लाख में जो बटा है, ये भी तो ये लोग से लेना चाहिए मेरे को अलग से। देखो 18.75 में तो 300 लाख यूनिट इशू किया था मैंने उस टाइम पे बिगनिंग में, तो अभी जो 6 लाख लोग उनसे भी उतना ही पैसा लूंगा क्या, नहीं उतना पैसा नहीं लूंगा। एनएवी बढ़ चुका है, एनएवी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ अर्निंग इन इनकम। इनकम कितना हुआ 22.94, अप्रैल मंथ के एंड में एनएवी बढ़ना चाहिए 22.95 से और बढ़ेगा। तो पर यूनिट कितने से बढ़ेगा, पर यूनिट से एनएवी 0.0765 से और बढ़ेगा, तो मुझे ये लोग से 0.0765 रुपीज और लेना चाहिए। तो ताकि मैं इश्यू कितने में करूंगा 19.125 प्लस 0.0765, मुझे ना ये लोग से 19.2015 रुपीज लेना चाहिए। इतने में मुझे यूनिट को इश्यू करना चाहिए, इसमें मुझे यूनिट इश्यू करना चाहिए, यूनिट शुड बी इश्यूड, यूनिट शुड बी इशू, इतने पैसे में मुझे यूनिट को इश्यू करना चाहिए। तो ये 6 लाख लोगों से मैं 0.0765 ये पैसा अलग से लूंगा इनकम का, तो मेरा इनकम में यहाँ पे ऐड हो जाएगा 6 इंटू 0.0765, तो हो जाएगा 0.459। तो मेरा अब इनकम का कोई टेंशन नहीं है, प्लस 22.95, ये हो जाएगा 23.409। अब डिवाइड करो, डिवाइड बाय 306 करो, तो ये तुम्हारे में ये कोई चेंजेस नहीं, 0.0765 ये तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं होगा। ये लोग कोई रोएंगे नहीं, 300 लाख बोलेंगे आज भी यूनिट का पर यूनिट मुझे इतना इनकम मिल रहा है, और ये लोग के आने के बाद भी मुझे इतना यूनिट हो रहा है, ये मेरा इशू क्या मैंने, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, पक्का इतना समझ में। ये मेरा क्या, इसको क्या बोलेंगे, ये देखो सेकंड क्वेश्चन यही पूछा था कि इशू प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो ये मेरा इशू प्राइस होगा कि मैं उनसे एनएवी तो लूंगा, ओपनिंग एनएवी तो लूंगा, क्या लूंगा, ओपनिंग एनएवी तो लूंगा, ठीक है, प्लस ये डिविडेंड भी लूंगा, ठीक है, उनसे ही लूंगा, बाद में उनको देना ही है, उनको ही देना है, ठीक है, जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा वैसे तो उनको भी डिविडेंड देना है, लेकिन ये मैं उनसे पैसा लूंगा, जब जाएंगे तो उनको पैसा दूंगा भी, उनको डिविडेंड दूंगा भी। तो उसको वही बोला था ना, जाने के टाइम पे भी मैंने डिविडेंड को इक्वलाइज किया और आने के टाइम पे भी एडजस्ट किया मैंने डिविडेंड को, ठीक है, दोनों टाइम पे। तो जब जाएंगे तो पैसा दूंगा भी, वो डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम दूंगा भी मैंने, वो तुमको और एक्स्ट्रा पैसा दूंगा मैं, एनएवी प्लस उतना पैसा भी दूंगा, ठीक है, समझ में। अब देखो ये हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग क्या, ये हो गया अप्रैल मंथ की बात हो गई। अब देखो मई मंथ में होगा कुछ 3 लाख यूनिट्स वर रीपर्चेज ओपनिंग एनएवी, ठीक है, लेस 2% एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर ड्यूटी। ये कब हुआ, ये कौन सा मंथ में, एट द एंड ऑफ मई में तो अभी है ना ये लोग, तो मई की बात करते हैं, मई में कितना 34.425 का हुआ। तो अब जब आ जाओ मई मंथ में,
34.425 का इनकम हुआ, ठीक है। ये बटेगा कितने लोगों में, 306 लोगों में। 34.425 डिवाइड बाय 306, तो हो जाएगा 0.1125, ठीक है। ये चेंज हो गया, ये अप्रैल खत्म, अब मई में 306, 0.1125, 34.425, इतना समझ। ये तुम्हारा ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड, ये फर्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, ये सेकंड। अब देखो ये था, जब 3 लाख लोगों को मैं भेज रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग एनएवी, देखो ओपनिंग एनएवी था 18.75, यस ओपनिंग एनएवी में ले रहा हूँ 18.75, ठीक है। इसमें से क्या करो, पैसा कम दूंगा, कम दूंगा 2%, कितना 2% एग्जिट लोड है, देखो माइनस होगा, ठीक है। लेस 2% एग्जिट लोड, लेस 2% एग्जिट लोड, तो 18.75 माइनस 2% कितना हो जाएगा, 18.375, कितना ये 0.375, ठीक है। इतना पैसे कम दूंगा, यहाँ पे भी देखो सेम था, एग्जिट लोड इंटर लोड दोनों सेम। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो क्या मई में ये लोग का पर यूनिट इनकम 0.1125, यस सर, ये लोग का इनकम 0.1125 है, तो क्या मुझे ये 3 लाख लोग जो जा रहे हैं इनको ये 0.1125 पैसा देना चाहिए, यस सर उनको देना चाहिए। तो क्या मुझे उनको प्लस 0.1125 इनको और पैसा देना चाहिए, यस सर, इनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए ना, ये डिविडेंड इनको देना चाहिए, तो इनको टोटल पैसा कितना देना चाहिए 18.375 प्लस 0.1125, तो इनको सर 18.4875 इतना पैसा देना चाहिए, तो इतने में मैं रीपर्चेस कर लूंगा, रीपर्चेस यूनिट, ठीक है, एट दिस एनएवी, तो 18.4875 इस एनएवी पे मैं क्या करूंगा, यूनिट को रीपर्चेस कर लूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया? 306 into 0.1125, 2.9, एक सेकंड, कुछ तो कैलकुलेशन आई थिंक मिस्टेक लग रहा है। मे के एंड में 34.425 का इनकम हो, ठीक है, तो इतना इनकम हो। अरे गलती किया ना दोस्त, देखो बताता हूँ, मई के मंथ में इतना इनकम किया, 34.425 का इनकम किया, तो पर यूनिट इनकम कितना, इतना और ऐड होना चाहिए, तो अब टोटल इनकम कितना है मई के मंथ में, टोटल इनकम 306 लाख लोगों को, देखो ना 0.1125 प्लस 0.0765, इतना है ना, 0.1890 है ना दोस्त, ये तो अप्रैल तक का इनकम था, और मई में इतना इनकम और हुआ, इतना इनकम और हुआ, तो दोनों इनकम ऐड हो जाएगा ना, पैसा बट और बढ़ा ना 0.425, टोटल इनकम कितना होगा 57.834 ना, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे, तो मई के मंथ में एंड ऑफ में 306 लाख लोग, तो 0.765 पहले पर यूनिट था और 0.1125 मई का इनकम हुआ, तो अप्रैल और मई का इनकम दोनों मिला के 0.1890 हो गया, तो 57.834 क्या हुआ टोटल इनकम है। तो मुझे जो जाएगा मई में जो जा रहा है उसको 1890 देना पड़ेगा ना, क्योंकि अप्रैल में अगर हो सकता है वो 3 लाख लोग अप्रैल वाले हो, पहले वाले हो सकता है नए वाले हो 6 लाख लोग, तो 6 लाख लोगों ने भी तो दिया था 0.0665, तो उसमें भी उनका हक है, ठीक है। और 0.1125 जो मई में इनकम हुआ वो तो था ही, वो लोग तो उसमें एक्सिस्टिंग था ही, तो उसके ऊपर भी हक है, तो टोटल 0.1890 पे उनका हक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1890 पे इनका हक है, तो अब कितना पैसा इनको देना चाहिए 18.375 प्लस 0.1890, तो इनको 18.564 ये इनको पैसा देना चाहिए, समझ में? पक्का मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक मत करना, ठीक है। 18.564 इतना पैसा हमको उनको देना चाहिए, समझ में? और इतने ये अप्रैल मंथ में जो खरीदना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 3 लाख लोग यहाँ से हट गए, 0.1890 हमने दे दिया पर यूनिट, ठीक है, तो 3 इंटू 0.1890 तो कितना 0.567 इतना पैसा चला गया, ठीक है, इतना पैसा हमारा चला गया, 3 इंटू 0.1890, ठीक है, इतना पैसा गया, तो कितना बचा 57.834, 57.267, और यहाँ पे 303 लाख लोग, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, देखो डिवाइड बाय 303 करूंगा तो आएगा 0.189, ठीक है, कोई रोएगा नहीं, जितना जितना है चल रहा है, ये एंड ऑफ में, ठीक है, एंड ऑफ में। अब देखो अब क्या हुआ, अब जून में और इनकम हुआ, कितना हुआ 45.450, तो जून मंथ का इनकम बताओ,
जून मंथ का इनकम 45.450 ये कितने लोग में बटेगा 303 तो 45.450 ठीक है डिवाइड बाय 303 तो पर यूनिट कितना 0.15 तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा 57 तो पहले से था प्लस 45.45 कितना 102.717 ठीक है ये भी 303 तो 303 का 303 ही रहेगा ये प्लस करो 0.189 प्लस 0.15 तो यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो ये 303 इंटू करो तो ये आना चाहिए तुम्हारा 102.717 ठीक है ये हो गया तुम्हारा एंड ऑफ जून ये जून की बात हो गई अब देखो जून में क्या हुआ जून में ये लोग ने क्या बोला एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड तो मुझे मेरे पास अवेलेबल इनकम कितना ये मेरे पास अभी इतना अवेलेबल इनकम इतना इनकम अवेलेबल इसका 70% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो देखो कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने बताया 70% मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इंटू 70% करो 102.717 इंटू 70% कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 71.9019 ठीक है इतना मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 102.717 30.8151 ठीक है तो 303 लोगों में बटा कितना बटा 71.9019 डिवाइड बाय कितना 303 तो 0.2373 बढ़ गया तो कितना बचेगा 0.1017 तो 303 इंटू करके देख लो एक बार चेक कर लो इंटू करके देख लो आ रहा है इंटू 303 तो 30.8151 ठीक है कितना समझ में ये देखना तो मेरा इसने पूछा था कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया एट द एंड में इतना इनकम तुम्हारे पास अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इतना इनकम अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में आया यस इतना समझ में क्या मैंने इश्यू प्राइस भी निकाला यस मैंने इश्यू प्राइस भी निकाले रीपर्चेज प्राइस भी निकाला यस मैंने रीपर्चेज प्राइस भी निकाले अब नेट एसेट वैल्यू मुझे निकाला 30 जून का नेट एसेट वैल्यू तो एकदम सिंपल है निकालना ठीक है देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालना फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू मुझे बताओ देखो तुम्हारे पास 300 लाख था ठीक है तुमने इश्यू कितने में किया था 18.75 में किया था देखो मेरे पास 300 लाख था तुम्हारे पास यहाँ पे देखो 300 लाख था इंटू 18.75 मतलब तुम्हारे पास पैसा कितना होगा जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो तुम्हारे पास पैसा आया होगा कितना 5625 तुमने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया होगा ठीक है इसमें कुछ बताया नहीं कि कितना कितना इन्वेस्ट किया कितना नहीं किया तो मैं तो मानूंगा मेरा 565 पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा अब आगे क्या बोला आगे बोला कि पोर्टफोलियो मेरा एप्रिशिएट हुआ 425.47 से तो मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा कि यस मेरा पोर्टफोलियो भी एप्रिशिएट हुआ 425.47 से मेरा पोर्टफोलियो भी एप्रिशिएट हुआ ठीक है इतना मैं लिखूंगा अब देखो आगे क्या हुआ क्या मुझे ड्यूरिंग द क्वार्टर मुझे इतना पूरा इनकम हुआ 22.95 34.425 और 45 ये सारे इनकम हुआ तो ये सारा इनकम भी तो मेरा ऐड होना चाहिए तो मेरा इनकम कितना हुआ ये मेरा हुआ पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन ठीक है इतना मेरा पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन हुआ अब देखो कितना इनकम हुआ टोटल ड्यूरिंग द 22.95 प्लस 34.425 प्लस 45.45 तो मुझे ड्यूरिंग द क्वार्टर मुझे इनकम हुआ इनकम 102.825 इतना मुझे इनकम हुआ हाँ अभी देखो बीच में मैंने जब और क्या किया 6 लाख यूनिट इश्यू किए जब 6 लाख यूनिट इश्यू किया तो सर आप लोग बोलोगे सर ये ये भी तो इनकम हुआ था ये भी तो इनकम वो लोग से हमने लिया ये भी तो मेरा पहले यहाँ तो आएगा ना टेंशन क्यों ले रहे देखो ना ये जो मैं परचेज प्राइस में ले रहा हूँ ये परचेज प्राइस है ना मेरा ये मैं यूनिट इश्यू करूंगा तो मैं इतने भी यूनिट इश्यू करूंगा 19.205 पे तो इसमें ये आ गया ना इनकम तो मैंने 6 लाख इश्यू किया था 19.2015 पे तो मुझे वो लोग से कितना पैसा आया ये भी तो आया ना 6 इंटू 19.2015 ठीक है तो मुझे उनसे आया 115 देखो इश्यू किया मैंने ये इश्यू किया 6 लाख यूनिट तो देखो वहां पे प्लस 6 लाख यूनिट हो जाएगा ठीक है यूनिट और 6 लाख हो जाएंगे कितना आया पैसा मेरे पास 115.209 ठीक है ये हो गया मेरा अब मैंने 3 लाख लोगों को पैसा दिया भी तो मेरा इनकम गया भी ना यहाँ से देखो 0.1890 पैसा गया भी था तो मेरा 3 लाख लोगों को मैंने वापस से पैसा दे दिया ठीक है 3 लाख लोगों को कितना दिया 18.564 दिया पर यूनिट तो मैंने पैसा कितना दिया 3 इंटू 18.564
तो देखो यहाँ पे मैंने पैसा किया 55.692, तो ये इनकम से भी गया पैसा, ठीक है। देखो यहाँ से इनकम से भी गया 55.692, तो यहाँ पे मेरा ये 3 लाख यहाँ से लेस हो जाएगा, 3 लाख रीपरचेस, तो यहाँ से 3 लाख यूनिट लेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड मेरे पास 303 ही यूनिट बचेगा, 303 लाख यूनिट बचेगा, ठीक है। इतना समझा। अभी ये मैंने रीपरचेस किया, रीपरचेस, तो कितना पैसा गया 55.692, इतना पैसा तुम्हारी जेब से गया भी, इतना समझ में, ठीक है। और कुछ हुआ क्या? और कुछ हुआ? और कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पास, तो अब तो और कुछ नहीं है, ठीक है। कितना? हाँ, तुमने 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर दिया, ये तो 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी करके, ये जो टोटल इनकम है इसमें से, ये जो टोटल इनकम है इसमें से तुमने 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? वो भी तो पैसा चला गया, तो एनएवी कम हो जाएगा ना, तो मतलब माइनस होगा तुम्हारे नेट एसेट में से 71.9019, 71.9019, ये तुमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इतना तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मुझे बताओ नेट एसेट कितना हो रहा है? ये 5625, ये इन्वेस्टमेंट 5625 इन्वेस्टमेंट, प्लस तुम्हारा पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हुआ 425.47 से, प्लस तुमने इनकम कमाया 102.47, प्लस तुमने इश्यू किया 115.209, इतना यूनिट इश्यू किया, माइनस 55.692, इतना पैसा वो लोग को दे दिया, रीपरचेस कर लिया यूनिट, और माइनस 71.9019, इतना तुम्हारा क्या हुआ? इतना तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसको 303 लाख लोगों में, तो आ गया 20.26, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एनएबी 20.26, इतना तुम्हारा एनएबी हो गया, ठीक है। ये समझ में क्या क्या मैंने नेट एसेट डिवाइड, नेट एसेट कितना है ये सब ऐड करो ना, 5625 प्लस 425.47, ठीक है। इनकम प्लस 102.825 प्लस 115.209, ठीक है। फिर माइनस 55.692, फिर माइनस तुमने और क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया 71.9019, तुम्हारा नेट एसेट आया 6140 नेट एसेट, इधर पे लिख देता हूँ नेट एसेट 6140.9101, ठीक है। ये तुम्हारा नेट एसेट आ गया, और इसको डिवाइड कर दो तुम कितना? 303 लाख यूनिट्स, ये सब लैक्स में है, इसके लिए 303 लाख यूनिट से कर दोगे तो एनएवी तुम्हारा आ जाएगा 20.26। समझ में? पक्का समझ में? देखो इसमें कुछ था नहीं, एक सेकंड, क्या था इसमें? कुछ नहीं था, देखो सिंपल था। तुमको मैं डिविडेंड डिक्लेरेशन एक बार और बताता हूँ, देखो देखो तुमने समझ लो यहाँ पे ना 10 लाख यूनिट इश्यू किया था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नेट एसेट था, तुम्हारा नेट एसेट था उस टाइम पे, समझ लो यहाँ पे तुम्हारा नेट एसेट था 1 करोड़ का, ठीक है। तो तुम्हारा उस टाइम पे एनएवी कितना चल रहा था? एनएवी कितना चल रहा होगा? 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है। एनएवी चल रहा है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट चल रहा है। अब बताओ, अब ये बिगिनिंग वाला एनएवी हो गया, बिगिनिंग वाला एनएवी हो गया, ठीक है। अब तुमको इनकम हुआ, ठीक है, इनकम हुआ, कितना इनकम हुआ? 10 लाख हो गया, तो तुम्हारा अब नेट एसेट कितना है? 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 10 लाख हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या किया तुमने? 10 लाख, डिवाइड बाय 10 लाख, तो एनएवी तुम्हारा कितना हुआ? एनएवी कितना हुआ तुम्हारा? 1 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तुम्हारा एनएवी 11 रुपीज। तो एनएवी तुम्हारा कैसे बढ़ा? तुम्हारा 10 रुपीज तो था ही एनएवी, प्लस 1 रुपया तुमने और क्या बढ़ाया? 1 रुपया क्या बढ़ा? ये इनकम का पार्ट तो बढ़ाया, ये 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, मतलब अब जो भी पर्सन आएगा उसको 1 रुपया अलग से देना पड़ेगा। दिस इज योर इनकम, ये तुमको देना पड़ेगा। ये ओपनिंग एनएवी है, ये तुमको और अलग से 1 रुपया तुमको देना पड़ेगा। अब ये 10 रुपये में एग्जिट लोड, एंट्री लोड, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इनकम की बात कर रहा हूँ। दिस डिविडेंड शुड बी इक्वलाइज्ड, दैट्स व्हाई तुम्हारा एनएवी 11 होगा। अगर कोई नया बंदा आता है, समझ लो यहाँ पे कोई नया बंदा आता है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो और मैं 1 लाख यूनिट इश्यू करता हूँ, और उनसे भी मैं क्या करता हूँ? सिर्फ 10 रुपया लेता हूँ, उनसे भी मैं क्या करता हूँ? 10 रुपया लेता हूँ, ठीक है, उनसे भी मैं 10 रुपया लेता हूँ। अभी तक तुम्हारा एनएवी 10 से 11 हो गया, ठीक है। ये जो 10 लाख लोग हैं ना, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा एनएवी 10 से 11 हो गया, कोई कंपनी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। कंपनी ने अचानक 1 लाख यूनिट इश्यू किया, और कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 2 लोग से ना सिर्फ 10 रुपया लिया, तो 1 लाख इंटू 10, ठीक है, तो उनसे कंपनी ने 10 लाख रुपया लिया, ठीक है। तो अब एनएवी क्या हो जाएगा? 1 करोड़ प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, कितना? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय कितना? 11 लाख लोग, 11 लाख लोग।
अब एनएबी हो गया 10.90, तो तुम लोग रोने नहीं लग जाओगे कि मेरा एनएबी 11 से 10.90 कैसे हो गया, जबकि कंपनी का इनकम गिरा ही नहीं। मतलब तुमने कहीं ना कहीं झोल किया, तुमने ये जो 1 लाख लोग है वो लोग से तुमने कोई पैसा नहीं लिया, डिविडेंड की इक्वलाइज नहीं किया, ठीक है, तो तुम रोने नहीं लग जाओगे, तुम चिल्लाने नहीं लग जाओगे 10 लाख को। तो तुम्हारी ऐसी, मतलब तुम ऐसा सोचो ना, तुम ऐसा मतलब तुमको ऐसा दुख ना होवे। तो कंपनी ने क्या सोचा कि अभी ये जो इनकम हुआ ना, ये इनकम ये भी हम उनसे लेंगे, जो लोग आने वाले नए नए लोग, नए यूनिट हम जो इश्यू करेंगे वो लोग से हम जो इनकम है ना वो भी लेंगे। तो ये जो इनकम था ना ओपनिंग एनएवी में ऐड होना चाहिए, 1 रुपया ये भी ऐड होना चाहिए। तो ये 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करके पर यूनिट 1 रुपया है, तो 1 रुपया भी ऐड करके हम उससे 11 रुपया लेंगे, 10 रुपया नहीं लेंगे। अब ये 1 लाख लोग से तुम 11 रुपीज लोग, तो तुम क्या 10 लाख की जगह कितना लोगे, 11 लाख रुपीज लोगे। अब एनएवी निकालो, 1 करोड़ प्लस 10 लाख प्लस 11 लाख कितना होता है, 1 करोड़ प्लस 11 लाख प्लस 10 लाख कितना होता है, 1 करोड़ 1,21,000 डिवाइड बात करो 11 लाख आया, एनबी आया 11 रुपीज। अब क्या ये लोग रोएंगे, नहीं ये लोग नहीं रोएंगे, क्या 1 लाख लोग ये भी लोग नहीं रोएंगे, ठीक है, तो कोई नहीं रोएगा। तो ओपनिंग में तुम्हारा 10 रुपया था, प्लस तुमने ये जो इनकम ऐड किया ना, तो ये एनएवी पे तुम आए ना, जो ये एनएवी पे तुम आए, इसको बोलते डिविडेंड इक्वलाइज करना। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से क्या कर रहा था, मैं डिविडेंड को इक्वलाइज ही तो कर रहा था। ये कहां से कर रहा था, ये जो इनकम था, ये इनकम को डिवाइड करके पर यूनिट तो निकाला मैंने, ये जो इनकम है तुम्हारा असेट साइड में पड़ा हुआ है, इसको इक्वलाइज करो। ये 300 लाख लोगों के हिसाब से पर यूनिट 0.0765 रुपीज होता है पर यूनिट। तो क्या ये 0.0765 रुपीज क्या ये 6 लाख लोगों से नहीं लेना चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं लेना चाहिए उनसे, तो लो ना इनसे पैसा इतना। तो यहाँ पे जो परचेस प्राइस जो ओपनिंग एनएवी में इतना पैसा भी ऐड करो ना, इंटरलोड तो क्या लगा, वो तो तुम लोग ही लो, तो ये भी पैसा लो उनसे। 19.125 नहीं लेना, सिर्फ नहीं तो रोएंगे, एनएवी गिर जाएगा, तुम लोग चिल्लाएंगे वो लोग का, ठीक है, तो तुम क्यों ये भी लेना पड़ेगा, तो 19.2015 पैसा लेना पड़ेगा। अच्छा, जब ये लोग जाएंगे तो भी ये लोग बोलेंगे कि मैंने पैसा दिया था, मेरा तुमने डिविडेंड इक्वलाइज किया था, उतना पैसा इनकम का मुझे मिलना चाहिए, तो लो ना, क्यों तकलीफ कर लो ना, इतना पैसा लेके जाओ ना अपना। 0.1890 उस टाइम पे चल रहा था इनकम, उस टाइम पे इनकम देखो पर यूनिट 0.1890 था, तो उतना पैसा लो, तो भी ये लोग नहीं रोंगे, क्योंकि ये लोग पर यूनिट नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग अचानक बढ़ जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे, नहीं खुश नहीं होना चाहिए, जितना उतना ही चलना चाहिए, ठीक है। तो 0.18 तो इनको हम उतना पैसा दे देंगे, ठीक है, जाओ उतना लेके पैसा, खत्म हो गई बात। समझ में पक्का समझ में, बस ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बना था, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। क्या निकालना है अभी, एनएवी निकालना है, क्लोजिंग एनएवी निकालना। तो क्लोजिंग एनएवी निकालने में क्या है, मैंने स्टार्ट में 300 लाख लोगों से पैसा लिया था, 18.75 की 565 मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, मेरा पोर्टफोलियो एप्रिशिएट हो गया, तो मैं क्या मार्केट वैल्यू लेता हूं, तो एप्रिशिएट हुआ तो इसको ऐड कर दो, उतना वैल्यू से पोर्टफोलियो इतने से बढ़ गया, इतने से बड़ा एप्रिशिएशन हुआ है, पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ, 565 का वैल्यू का 475 हो जाएगा, 425 जाएगा, पागल हो गया नहीं ना। तो 565 425 प्लस और ऐड हो जाएगा। फिर तुमने इतना से इनकम, तुमने टोटल इनकम 102.825 कमाया, लेकिन इशू करने के टाइम में तुमने टोटल इतना पैसा लिया, इसमें इनकम का भी पैसा है, ठीक है, टेंशन मत लो। रीपर्चेस करने में इतना पैसा दिया, इसमें इनकम का भी पैसा गया, टेंशन मत लो। 102 में जितना गया ना वो यहाँ पे आ गया, 102 में जितना है ना वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने 70% इनकम, तो तुम्हारा नेट एसेट होगा 6.40.90 का, डिवाइड कर दो 303 लाख यूनिट बचेगा, क्योंकि 300 लाख थे, 6 लाख और इश्यू किया था, 3 लाख लोगों को भगा दिया था पर रीपर्चेस करने का। तो मेरा एनएवी 20.26 हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इतना तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, आई थिंक इतना तो बताने के बाद तुमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में तो आंख बंद करके फटाफट कर देना, भगवान का नाम लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में अभी समझ में आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरा लेक्चर ये सुनने के बाद तुमने इस क्वेश्चन को नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, तुमने हाथ से बुक में नहीं किया, ये सोच लिया सर ने बता दिया बहुत अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, गारंटी बता रहा हूँ, वापस से करोगे ना तुम, 1 महीने के बाद करोगे ना क्वेश्चन गलत करोगे तुम, पक्का बता रहा हूँ। इसके लिए करो, वापस से करो, सॉल्व करो, टेस्ट दो, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो पक्का, अभी से बता दे रहा हूँ, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा और तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं करोगे ना तो यही मैं अटक जाता हूँ यही मैं अटक जाता हूँ, सामने तो अलग बात होगी। वर्चुअल है फायदा डालो। अब क्या बचा है, 13 14 दोनों भाई कराएंगे, एक क्वेश्चन क्या देंगे होमवर्क में। हम तो सर होमवर्क करेंगे नहीं, तो हम तुमको बताते, अभी तुमको बताते तो होमवर्क करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे तुम होमवर्क, बताता हूँ। अब जो होमवर्क नहीं करेगा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। होमवर्क करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नहीं होमवर्क करोगे नहीं आएगा। सर कैसे बताया, हम होमवर्क कर रहे, सर हम लोग होमवर्क कर रहे, मुझे भेजो, लिख के मुझे भेजो कि सर मैंने क्वेश्चन कर दिया, मुझे फोटो भेजेगा ना कि मैंने सॉल्यूशन कर लिया, तो मैं मानूंगा कि तुमने किया है ये, ठीक है। तो मैं आगे का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। अब ये बात तुम लोग मान लो, और तुमको करना ही पड़ेगा होमवर्क, ठीक है। तो अब तुम मुझे करके बताओ, कोई भी वो सब नहीं चलेगा सर मेरा जॉब कुछ नहीं, मेरे को नहीं, रात को 2 बजे बैठ करो ना, कौन बोलता है तुमको रात का टाइम है ना तुम्हारे पास, रात को तो कोई जॉब पे नहीं बोला, रात को 2 बजे बैठ के करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे होमवर्क करके चाहिए, मुझे जब तक मुझे ना
देखो आएगा नहीं ना तुम्हारा फोटो कि ये क्वेश्चन हो गया, इसका पीडीएफ बना के भेजोगे, फोटो वोटो जो भेजना हो भेजो, आएगा तो जाके अगला लेक्चर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं दिमाग लगा रहा था कि कैसे कैसे करूँ कैसे करूँ, तो अभी अभी पकड़ लिया तुम लोग को। ठीक है, तो ऐसा तुमको करना पड़ेगा। चलो अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर तुमको जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए कराता हूँ, फिर इसको बंद करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटा 20 मिनट तो हो गया ऐसे ही। चलो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो थोड़ा रिवर्स वाला क्वेश्चन है, दिमाग तुम्हारा बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा। देखो देखो कैसे एक्सरसाइज करेगा। मिस्टर एक्स ऑन 1 July 2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज फॉर ईच यूनिट। ठीक है, उसने क्या किया, देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे सुनो, 1 जुलाई 2007 को इसने क्या किया, 10,000 यूनिट्स क्या किया, परचेस किया। ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज में, मतलब इसने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आता? यस, इतना समझ में आता। अब देखो, अब सुनो, 31 मार्च 2008 को, 31 मार्च 2008 वो बार उस दिन क्या हुआ, द डिविडेंड पेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज 10%। डिविडेंड क्या कितना पे किया, 10% पे किया था। डिविडेंड कितना फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10,000 मतलब 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10% डिविडेंड मिलेगा। तो तुमको डिविडेंड मिला, कितना मिला, 1 लाख का 10%, दैट इज तुम्हारा 10,000 का तुमको डिविडेंड मिला। इतना समझना था। यस सर, ये कितना पीरियड है, होल्डिंग पीरियड कितना है मुझे बताओ, 31 मार्च 2008 तक 9 मंथ है, ये 9 मंथ है। यस सर, ये 9 मंथ है। अब आगे देखते हैं। एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33। अरे अभी तो एनुअल हुआ ही नहीं, अभी तो 12 मंथ वाले। अच्छा, हमको याद है, हम जो पहले क्वेश्चन करते थे, पहले यील्ड निकालते थे, जो भी परसेंटेज रिटर्न निकालते थे, फिर उसको एनुअल में कन्वर्ट कर देते थे, इंटू 12 करके डिवाइड बाय जो भी करते थे। तो इंटू 12 करके कैसा आता था, मंथ में आ जाता, 12 मंथ में एनुअली निकाल देते थे। तो ये अच्छा सर, ये वो दिया हुआ क्या, हाँ बेटा ये वही दिया हुआ, ये एनुअलाइज यील्ड दिया हुआ है। तो सर हमको एनुअलाइज यील्ड की जरूरत नहीं है, हमको ना 9 मंथ का यील्ड बताओ, 9 मंथ का यील्ड कितना है, ये जो 17/2007 से 31 मार्च 2008 तक ना, वो कितना कमाया वो बताओ। तो अच्छा, ये 153.33% जो दिया हुआ, दिस इज फॉर हाउ मंथ, दिस इज फॉर 12 मंथ। एनुअलाइज यील्ड है ना, तो ये पर एनम मतलब ये 12 मंथ का है। तो मुझे ना सर सिर्फ ना 9 मंथ का बताओ। तो देखो 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 153.33 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये 114.99, मतलब कितना, 115% ले लो। ठीक है, 115% का यील्ड हुआ तुमको। एक 2007 से 2008, 31 मार्च 2008 तक तुमको यील्ड हुआ है। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकलता है, जो भी तुम्हारा इनकम होता है, जो भी इनकम होता है होल्डिंग पीरियड में, जितना भी इनकम होता है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर दो, इंटू 100 कर दो, सिंपल। ये तुम्हारा आ जाएगा 115%। ठीक है, ये 115% आना चाहिए, जो भी तुम्हारा इनकम है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर दो, इंटू 100 कर दो, तुम्हारा 115% आना चाहिए। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा सर, इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में मैंने बताया कैपिटल गेन आता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी करेंगे डिविडेंड का वो आता है। ठीक है, तो तुम्हारा डिविडेंड आता है, प्लस एनएवी का जो आता है डिफरेंस वो आता है। ठीक है, तुम्हारा बिगनिंग में एनएवी कितना था और एंड में एनएवी कितना, ये दोनों का जो डिफरेंस है इंटू जितना यूनिट तुम होल्ड करते हो, वो भी एक इनकम होता है, वो आता है यहाँ पे। तो ये 3 तरह के इनकम तुम्हारे ऊपर आते हैं, नीचे इन्वेस्टमेंट आता है, इंटू 100 करके तुम्हारा एनुअलाइज तुम्हारा रिटर्न आ जाता है। ठीक है, अब इस रिटर्न को तुम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं, इसको एनुअलाइज यील्ड करना, एनुअलाइज मतलब पर एनम के बेसिस पे बनाना। तो इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 9 कर दो, 1 मंथ का हो जाएगा, इंटू 12 कर दो, 12 मंथ का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा पर एनम। सर अच्छा पूछा गया, देखो आगे पढ़ते हैं। 31 मार्च 2009 को, 31 दिसंबर सॉरी दिसंबर 2009 को 20% डिविडेंड दिया। ओके, 31 मार्च 2010 को उसने रीडिंग कर दिया ऑल दीज यूनिट्स। कितना यूनिट्स था उसके पास 31 मार्च 2010 तक, उसके पास 11,296.11 यूनिट्स आ गया। When his annualized yield was 73.52, उस टाइम पे उसका annualized yield कितना 73.52। What are the NAVs? पूछ रहा है NAV तुम बताओ, तुमको ना क्वेश्चन बनाना, तुमको NAV पता लगाना है। 31 मार्च 2008 को कितना था, 9 को कितना था, 10 को कितना था, नहीं आता मेरे को, नहीं आता। देखो सुनो, 31 मार्च 2000 को NAV निकालना। ठीक है, मतलब ये तारीख कभी मैं 31 मार्च 2008 की NAV निकालना, चलो मैं निकालता हूँ, एक सेकंड है, तो रोकना पड़ेगा। क्या हुआ मालूम है, चार्ज इसमें कम हो गया मोबाइल, तो अभी मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। मैं करता हूँ वीडियो वापस रिकॉर्ड। हाँ, तो हम कहाँ थे,
हाँ, हम यहाँ पे थे कि इनकम में क्या क्या चीज आती है वो बता दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट डिवाइड करोगे तो इंटू 100 करोगे, आ जाएगा तुम्हारा 115% आ जाएगा। ठीक है, अभी 115% आएगा तुम्हारा, इसको क्या करोगे एनालाइज अगर करना रहेगा तो क्या करोगे, 115 कितने मंथ का, 9 मंथ का, ये 9 मंथ का जो 12 मंथ का कितना, ये करोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा तुम्हारा 153.3 जो तुमको दिया हुआ है। अब मुझे ना इनकम नहीं, मुझे एनएवी निकालना। 31 मार्च 2008 को क्या एनएवी था। अब मुझे एक बात बताओ, इस इनकम में क्या क्या इंक्लूड रहेगा मुझे बताओ। इस इनकम में तुम्हारा डिविडेंड इंक्लूड रहेगा, 10,000 का जो डिविडेंड तुमको मिला, देखो ना यहाँ पे डिविडेंड मिला था ना 31 मार्च 2008 को, ये 10,000 का डिविडेंड मिला, 10,000 का डिविडेंड रहेगा। कैपिटल गेन में कुछ बोला नहीं रहेगा। और क्या रहेगा, एनएवी में जो भी डिफरेंस रहेगा वो रहेगा। ठीक है, एनएवी का जो भी डिफरेंस रहेगा वो रहेगा, उसका इनकम रहेगा। ठीक है, अभी एनएवी के डिफरेंस से तुमने कितना कमाया, देखो एनएवी के डिफरेंस से कितना इनकम होता है, ये देखो ऐसे तुम्हारे पास 10,000 यूनिट था, एट द रेट तुमने कितना में खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और क्लोजिंग एनएवी थे मुझे निकालना है, ये एनएवी मुझे नहीं पता, मैंने बेचा था 10,000 यूनिट ही बेचा होगा ना, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये मेरा एक इनकम हुआ रहेगा, ये मेरा प्लस यहाँ पे इनकम होगा, मुझे नहीं पता वो कितना है, मुझे वही फाइंड करना है कि वो इनकम कितना है, कि इनकम फ्रॉम एनएवी इंक्रीज और डिक्रीज इन एनएवी, ये मुझे निकालना है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता। इन्वेस्टमेंट मुझे पता है, मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, और इंटू 100 करूंगा तो रिटर्न कितना परसेंट आएगा, 115% आएगा, ये मैंने निकाला है। देखो 115% आना चाहिए, 9 मंथ का 115% होना चाहिए, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न 115% होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। देखते हो जाओ, बस हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो मुझे क्या इनकम यहाँ से पता चलेगा, मुझे इनकम कितना, मुझे एनएवी से कितना इनकम हो मुझे पता चलेगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चलो इसको सॉल्व करो। देखो ये 1 लाख उस साइड लेके जाओ, कितना आ जाएगा 115 इंटू 1 लाख, ये आ गया। अभी 100 उस साइड लेके जाओ, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इतना आ गया 1,15,000। ये अब यहाँ पे क्या बचा 10,000 प्लस ये ऊपर वाला बचा, वही 10,000 को उस साइड लेके जाओ, माइनस 10,000। ठीक है, इतना सॉल्व करने आता होगा तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम एनएवी कितना आ गया 1,05,000 है। मतलब ये 1,05,000 इनकम तुम्हें कैसा हुआ रहेगा, ये देखो 10,000 यूनिट्स एट द रेट 10 में तुमने खरीदा। ठीक है, मतलब 1,00,000 रुपीज में तुमने खरीदा। अब ये 10,000 तुमने कितने में बेचा ये नहीं पता, ये नहीं भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये इनकम तुमको 1,05,000 का हुआ, ये तुमको यहाँ पे दिया हुआ, ये मैंने निकाल दिया। मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो ना 1,00,000 प्लस 1 ये होगा, ये कितना होगा, ये 2,05,000 होगा। ठीक है, तो देखो ना ये कितना तुमने, ये देखो ये 1,00,000 2,05,000 माइनस 1,00,000, तो ये 1,05,000 का इनकम हो, एक ये इनकम हो 1,05,000 का, एक ये 1,05,000 का इनकम हो, और प्लस तुमको 10,000, देखो मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। एक ये 1,05,000 का इनकम हो ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एनएवी, प्लस 10,000 का डिविडेंड मिला, तो टोटल इनकम हुआ 2,15,000 का। आउट ऑफ कितना 1,00,000 तुमने इन्वेस्ट किया था, तो कितना परसेंट का रिटर्न हुआ, इंटू 100 कर तो 115% का रिटर्न हुआ। ये तुम बता रहे थे यहाँ पे 115% का रिटर्न मेरा मैच होगा। ठीक है, अब क्या मैं निकाल सकता हूँ, ये 2,05,000 मेरे को जो आया है, ये डिवाइड बाय 10,000 करो, तो कैसा आया होगा, ये 20.5 चल रहा होगा ना एनएवी, 20.50 चल रहा होगा ना एनएवी, तो यही तो क्लोजिंग एनएवी है। देखो ओपनिंग एनएवी 10 था, क्लोजिंग एनएवी 31 मार्च 2008 को, ये तुम्हारा 1 जुलाई 2007, जुलाई 2007 है ना, 1 जुलाई 2007, और ये 31 मार्च 2008। तो देखो 31 मार्च 2008 को एनएवी 20.50 चल रहा होगा। ठीक है, ऐसा मैंने निकाला, क्वेश्चन से आंसर निकाला। अब ये 2,05,000 अमाउंट मेरे को मिला होगा। ठीक है, और 1,00,000 मेरा क्या हुआ रहेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे 1,05,000 का इनकम कितना हुआ, ये एनएवी से हुआ, प्लस 10,000 का इनकम कहां से हुआ, डिविडेंड से हुआ। इनकम फ्रॉम एनएवी 1,05,000 मैंने ऐसे करके निकाला। ठीक है, तो ये मेरा 115% यहाँ बैठ रहा है, ये मेरा बैठ रहा है, तो मुझे पता चला कि 31 मार्च को मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया। ठीक है, यहाँ पहले क्या हो दिया था, ऊपर की चीजें दी हुई थी, तुमको ये निकालना रहता था, तुमको ये निकालना रहता था। इस बार ये दिया और तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको ये निकालना है। ठीक है, एनएवी निकालना है, तो एनएवी निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इनकम पता चला तो ये भी पता है, तो ये निकल गया, ये कैसे निकला, ये डिवाइड करके ये निकला, तो तुमको पता चल गया एनएवी 20.50 31 मार्च को। देयरफॉर 31 मार्च 2008 को एनएवी 20.50। ठीक है, इतना समझना है। अब देखो तुमको 31 मार्च को डिविडेंड मिला, कितना 10,000 का डिविडेंड मिला, तुमने क्या किया, इसको री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको री इन्वेस्ट कर दिया, किस भाव में, जो उस दिन चला था, 20.50। ठीक है, तो तुमको और यूनिट कितना मिल जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 20.50, तुमको और यूनिट मिल गया 487.80, इतना यूनिट तुमको और मिल गया यूनिट। इसमें बोल रहे क्या पैसे लेके क्या करते, नहीं बोल रहा ना, मतलब री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तभी ना इन्हें पूछना है, तभी तो इसके यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। देखो ना यहाँ पे यूनिट कैसे बढ़ेगा, 31 मार्च 2010 को इसका यूनिट कैसे 11,296, मेरे को क्या सपना आएगा कि ये कैसे बढ़ गया, नहीं बढ़ा, कैसे बढ़ा, डिविडेंड जो मिल रहा है री इन्वेस्ट कर रहा होगा, यूनिट और बढ़ते जाएंगे, डिविडेंड मिल रहा है री इन्वेस्ट कर रहा होगा और यूनिट में बढ़ता है, तो ऐसे उसका 11,296 यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो देखो
10,000 यूनिट था मेरे पास बिगनिंग में, यहाँ पे 10,000 यूनिट था और प्लस 487 मुझे और मिल गया। कैसे मिल गया? जो 10,000 का डिविडेंड मिला ना, जो यहाँ पे 31 मार्च 2008 को यहाँ पे 10,000 का डिविडेंड मिला, ये मैंने री इन्वेस्ट कर दिया 31 मार्च 2008 के एनएवी पे। पहले मैंने 31 मार्च 2008 का एनएवी निकाला, फिर उससे इसको री इन्वेस्ट किया उसी रेट पे, क्योंकि उस टाइम पे जो रेट चल रहा है उसी पे होगा री इन्वेस्ट, ठीक है, जो चल रहा होगा। तो ये मैंने री इन्वेस्ट किया 20.50 पे, तो मुझे और 487, तो देयरफॉर 31 मार्च 2008 को मेरे पास कितना यूनिट पड़ा हुआ है? 10,000 पहले से था प्लस 487.80, तो मेरे पास 10,487.80 इतना यूनिट है मेरे पास, ठीक है। इतना इतना समझ में आया? यस सर, इतना समझ में। अब देखो आगे, देखो आगे ट्विस्ट देखो। 31 दिसंबर 2009 को कंपनी आती है और बोलती है 20% डिविडेंड ले लो, ठीक है। 31 दिसंबर 2009 को 31 दिसंबर 2009 को कंपनी आती है और बोलती है 20% डिविडेंड ले लो। किसके ऊपर 20% डिविडेंड मिलेगा? तो मुझे ये एनएवी के ऊपर मिलेगा ना, सॉरी ये यूनिट के पीछे मिलेगा ना। मेरे पास यूनिट होल्डिंग, मेरे पास यूनिट होल्डिंग इतने का है ना, तो फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो इतना यूनिट में होल्ड करता हूँ 10,487.80, तो 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू, इसका 20% डिविडेंड मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 10,487.80 इंटू 10 का 10%, ठीक है, सॉरी 20%, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा 20,975.6, इतना मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, इतना मुझे डिविडेंड मिलेगा। 31 दिसंबर 2009 को मुझे इतना डिविडेंड मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2009 गया और 31 मार्च 2009, मतलब 3 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, कोई बीच में कुछ नहीं हुआ, कोई बीच में कुछ नहीं हुआ। और 31 दिसंबर मार्च 2010 को, यहाँ पे देखो 31 मार्च 2010 को अचानक मेरे पास कितना यूनिट हो गया? देखो यहाँ पे बता रहा है मेरे पास यूनिट 31 मार्च 2010 का मेरे पास हो गया। देखो इसने रिडीम किया, टोटल यूनिट कितना? 11,296.11, 11,296.11 यूनिट मेरे पास हो गया, तो ही ना जाके मैंने बेचा होगा। तो ये क्या हवे से आ गया इतना यूनिट मेरे पास? मेरे पास देखो, मेरे पास था तो 10,487 यूनिट, कितने तारीख को? 31 मार्च 2008 को, ठीक है। और दिसंबर में 2009 में कोई तो डिविडेंड ये लोग ने दिया, ठीक है, इतने डिविडेंड, तो हो सकता है ये डिविडेंड को मैंने री इन्वेस्ट किया हो, तो जाके ये 10,487 यूनिट, देखो ना यहाँ से 3 ही महीना तो हुआ, 3 ही महीना तो हुआ, ठीक है। तो क्या ये 3 महीने में मेरे पास ये जो यूनिट जो मेरा बढ़ा है 10,487 से ये जो यूनिट बढ़ा है 11,296, ये दोनों के बीच में एक ही तो ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ कि कंपनी ने 20% का डिविडेंड दिया, जिससे मेरे हाथ में पैसे 27,975 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन मैंने उसको री इन्वेस्ट करके इतने यूनिट मेरे हो गए। तो मेरा यूनिट 10,487 से 11,296.11 हो गया। तो कितने यूनिट मेरे एक्स्ट्रा बढ़े? मुझे बताओ, कितने यूनिट तुम्हारे एक्स्ट्रा बढ़े? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 11,296 क्लोजिंग में यूनिट है मेरे पास, और मेरे पास था, देखो आफ्टर डिविडेंड री इन्वेस्टेड मेरे पास यूनिट था 10,487.80, तो मेरा यूनिट कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है? देखो यहाँ पे देखो पता चलेगा कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है। 11,296.11 माइनस 10,487.80, देखो मेरा यूनिट 808.31 से बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है ना यही हुआ है कि ये जो 20,975 है ना, इससे तुमको ये 808 यूनिट मिला होगा, ठीक है। अच्छा, तो 20,975 को तुमने क्या किया होगा? 20,975.6 इसको तुमने री इन्वेस्ट कर दिया होगा किसी एनएवी के ऊपर, तो किसी एनएवी के ऊपर जो 31 दिसंबर 2009 को उस दिन चल रहा होगा, तो तुमको 808.31 यूनिट्स और एक्स्ट्रा मिले होंगे। तो 10,487 यूनिट्स प्लस 808 यूनिट, तो जाके 11,296 यूनिट तुम बेच पाए 31 मार्च 2010 को। इतना समझ में आता है क्या? पक्का बताना, कसम खा के बताना, इतना समझ में आता है क्या? तुम्हारे पास 10,487, पहले तो तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स था, ठीक है। 31 मार्च 2008 को डिविडेंड मिलता है, तुम उसको री इन्वेस्ट कर देते हो एट 20.50 पे, तुमको 487.80 यूनिट्स और मिल जाता है। तो 31 मार्च 2008 को तुम्हारे पास यूनिट हो जाता है 10,487। बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है 31 दिसंबर 2009 को, जो कि तुमको कंपनी 20% डिविडेंड देती है, उससे तुमको पैसा मिलना चाहिए था 20,975.6 रुपीज, ठीक है। फिर 3 महीने बाद ये बता रहा है तुमको इन्फॉर्मेशन कि तुम्हारे पास अचानक से 11,296.11 यूनिट्स हो गए। अरे भाई ये यूनिट्स कहां से आ गए? तो ये हो सकता है, ये हुआ है कि ये जो पैसा तुमको मिलना चाहिए था इसी को तुमने री इन्वेस्ट किया होगा।
तो तुम्हारे यूनिट बढ़े होंगे। और कोई तो बीच में कुछ बातें लिखी नहीं, कोई जादू तो है नहीं। तो 10,487 से 11,296 होने का कारण क्या है? जिस कारण में तुमको 808.31 यूनिट्स और मिला होगा। अच्छा, तो कैसे मिला होगा? ये तुमको जो डिविडेंड मिला ना 31 दिसंबर को 20,976 975.6, इसको तुमने डिवाइड करके जो भी एनएवी चल रहा होगा उस पर डिवाइड करके तुमको 808 यूनिट मिला होगा। तो मुझे बताओ क्या एनएवी उस दिन चल रहा था? दया बताओ, दया मुझे बताओ क्या एनएवी उस दिन चल रहा था? कुछ तो जो ले। तो 20,975.6 डिवाइड बाय 808.31 चल रहा है। तो इस दिन ना 25 पॉइंट ये एनएवी चल रहा था 25.95। ये एनएवी उस दिन ये चल रहा था, मतलब 31 दिसंबर 2009 का एनएवी दया ये चल रहा था। ये चल रहा था उस दिन एनएवी, ये चल रहा था 31। तो जाके 20,975 डिवाइड बाय करो तुम 25.95, तो तुम्हारा ये यूनिट आ जाएगा 808.31। तो और ये यूनिट तभी ना 10,487 में ये और ऐड करो तो जाके तुम 31 मार्च को यू विल बी एबल टू सेल 11,296.11 यूनिट, जबकि जब तुमको 808 यूनिट यहाँ पे मिला होगा। तो हवे में तो नहीं मिला होगा, ये तुमने पैसा तुमको मिला था, ये तुमने उस एनएवी पे इन्वेस्ट किया होगा, री इन्वेस्ट किया होगा। तो यही एनएवी 31 दिसंबर का पूछ रहा था। अब तक गया हमको दो एनएवी निकालने थे। 31 मार्च 2008 के हमने निकाल दिए, 31 मार्च 2009 के ये भी हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने बहुत इजी तरीके से मैंने निकाल लिया 25.95। ये एनएवी निकाल गया। अब सर लास्ट बचा हुआ, सर लास्ट बचा हुआ ये बताओ 31 मार्च 2010 का एनएवी सर कैसे निकालेंगे? बताते बताते 31 मार्च 2010 को तुम्हारे हाथ में कितना यूनिट है मुझे बताओ? 11,296 यूनिट है, 11,296.11 यूनिट है, ठीक है। इसको तुम किसी तो एनएवी पे बेचोगे, मुझे नहीं पता, कुछ तो एनएवी रहेगा उस पर बेचोगे तुम, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे कुछ तो पैसा मिलेगा, इसमें से तुम क्या करोगे? माइनस कर दोगे अपना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 यूनिट तुमने खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा था, एकदम स्टार्ट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जुलाई 2007 को, ठीक है। ये कितने मंथ होते हैं? ये कितने मंथ होते हैं मुझे बताओ? ये पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? यहाँ पे तुम्हारा 1 लाख आएगा, ठीक है। तुम कुछ तो यहाँ से ना इनकम रिटर्न कमाओगे, कुछ तो तुम यहाँ से ना रिटर्न कमाओगे, ठीक है। और ये रिटर्न जो होगा ना, ये रिटर्न जो होगा ना डिवाइड बाय तुम इन्वेस्टमेंट करोगे इंटू 100 करोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे ना आएगा कुछ तो परसेंटेज आएगा। क्या तुमको कुछ, ये कुछ की जगह पे ये कुछ, कोई तो कुछ तो दिया होगा। देखो बताया इसमें कि जब इसने यूनिट सेल किया, ऑल इज बैलेंस यूनिट्स जब इसने सेल किया तो उसका एनुअलाइज यील्ड 73.5 है। मुझे नहीं चाहिए एनुअलाइज यील्ड यार, मुझे तो पूरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न चाहिए, जब स्टार्ट से लेकर अब तक मैंने कितना कमाया, ठीक है। ये बोल रहा है एनुअलाइज यील्ड 73 चलो मैं काम इससे काम चला लूंगा 73.52 31 मार्च 2010 को। ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2010 को तुम्हारा एनुअलाइज जो रिटर्न है ना वो तुम्हारा 73.52% है। 73.52% बराबर ये 73.52% है। क्या ये एनुअलाइज यील्ड, क्या ये एनुअलाइज यील्ड मंथली है? सॉरी 12 मंथ का है। मुझे 12 मंथ का नहीं चाहिए, मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न चाहिए। मुझे बताओ होल्डिंग पीरियड कितना है? 1 जुलाई 2007 से लेकर 31 मार्च 2010 तक कितने साल होते हैं? तो देखो 7 8 9 10, ठीक है। 36 मंथ, उसमें से 3 ऊपर घटा दो, 33 मंथ होते हैं। तो ये बताओ ये 12 मंथ का है, तो 33 मंथ का रिटर्न कितना होना चाहिए? सर याद है एपिसोड 2 में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ना एचपीआर दिया था, इतने मंथ का टोटल जितने भी मंथ का था हमने क्या 12 मंथ पे निकाला था, ठीक है। याद आया तुमको क्वेश्चन? नहीं याद? देखो बताओ विच क्वेश्चन, हाँ यही था ना बच्चन बच्चन वाला, ये देखो ये था ना, ये देखो ये जो 719 का गेन है ये 124 मंथ के लिए, तो तुमने 12 मंथ के लिए एनुअलाइज यील्ड निकाला था ऐसा, ठीक है। तुमको एनुअलाइज यील्ड दिया होगा और तुमको यहाँ पे जाने का ये रिटर्न निकालना है, ठीक है। एचपीआर निकालना है, तो तुमको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने वो सब क्वेश्चन पहले कराए, यही सब रीजन होता है, ठीक है। तो देखो 33 मंथ का मुझे रिटर्न बता दो कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे ये बॉक्स को फिल कर चुकू कि ये रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करोगे इंटू 100 करोगे, तो इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट तो लिख दू यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, ठीक है। तो रिटर्न डिवाइड बाय ये करूँ तो मेरा यहाँ पे आना चाहिए, मुझे बताओ रिटर्न आना चाहिए इतना परसेंट आना चाहिए। 33 मंथ इंटू 73.52 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 202.18। सर मेरा रिटर्न मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता मेरा रिटर्न कितना है, लेकिन सर मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हुआ है, तो रिटर्न डिवाइड बाय 1 लाख करोगे इंटू 100 करोगे तो 202.18% इतना रिटर्न परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसको कैलकुलेट करके मैं रिटर्न यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या? मुझे बताओ मैं क्या मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ यहाँ पे? बताओ, बोलो बोलो, रिटर्न में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ रिटर्न कितना होगा? रिटर्न कितना?
रिटर्न बताओ कितना, 202.18, 1 लाख उधर जाएगा तो इंटू 1 लाख हो जाएगा और 100 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 202.180 ये रिटर्न होगा। तो सर ये रिटर्न की जगह पर यहाँ पे ये लिख दूं क्या, 202.180, ये मैंने फील किया, मेरे रिवर्स में गया तो यहाँ पे याद रखो रिवर्स में गया, पहले ये निकालो ठीक है, ये रिवर्स में गया ठीक है, यहाँ से रिवर्स में गया, यहाँ से यहाँ पे आया, याद रखना ठीक है, ये यहाँ से आना है। अब देखो यहाँ पे 10,000 था, 10 रुपए वापस वही पहले वाला जैसा यहाँ पे 1 लाख है ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने में बेचा होगा कि ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद ये रिटर्न मुझे 2,02,180 आएगा, तो उसमें सर तो बता दो कितना आएगा, यहाँ पे तुमने 3,02,180 ठीक है, यहाँ से रिवर्स गया हो ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से रिवर्स गया हो तो 2,02,180 आया। अभी मैंने ना ये 11,296.11 यूनिट को ना पता नहीं कौन से एनएवी पे तो बेचा होगा, मुझे 3,02,180 रुपीज मिला होगा और 1 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने हटा दिया 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो मेरा रिटर्न हुआ 2,02,180 और रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 किया तो मेरा आना चाहिए 202.18% और इसको एनालाइज करूंगा तो मैं आ जाएगा मेरा 73.5%। क्या मैं क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन की तरफ जा पा रहा हूँ, क्या मेरा सारी चीजें मैच हो रही है? सर मेरी सारी चीजें मैच हो रही है। तो अब मुझे बता दो ये किस एनएवी पे तुमने बेचा होगा कि तुमको 302,180 रुपीज आया होगा, डिवाइड बाय 11,296.11 26, ये एनएवी आ गया तुम्हारा 26.75, ये 26.75 में तुमने बेचा हुआ, तो देयरफॉर एनएवी एट 31 मार्च 2010 सही है, कितना होगा 3,02,180 डिवाइड बाय 11,296.11 यूनिट, कितना यूनिट था ना, तो दिस इज इक्वल टू 26.75 पर यूनिट, 26.75 पर यूनिट ठीक है, ये समझ में आया? पूरा रिवर्स कैलकुलेशन, सब रिवर्स में गए, ऊपर देखो पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए ठीक है, समझ में आया? चलो इतना समझ में पक्का, ये क्वेश्चन होगा खत्म ठीक है। अब देखो इसमें ना तुमको हर जगह पर एनुअलाइज यील्ड किया था, तुम क्या करते होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाले थे, 12 मंथ का नहीं चाहिए, 12 मंथ का नहीं चाहिए, तुम ऐसा बोले थे ना मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न दो, ऐसे ही बोले थे ना, पक्का ऐसे ही बोले थे ना। चलो इधर आओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्या दिया होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्या दिया होल्डिंग पीरियड, सब जगह होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिया। चलो ये क्वेश्चन क्या करोगे, इसमें तुमको दिमाग लगाना नहीं, ये 12 मंथ तुमको 12 मंथ से यहाँ पे लाना ही, 12 मंथ से तुम क्या करते, ये 12 मंथ से 333 मंथ ये तुमको दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुमको ये सब चीजें दी हुई है आराम से। यहाँ पे भी तुम क्या किया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न से पहले क्या किया, पहले स्टार्ट में 115% निकाला, तुमको दिया था कितना 153% दिया, तुमको दिया हुआ 115% दिया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिया, तो क्या तुम ये सेम क्वेश्चन तुम कर सकते हो होमवर्क में? यस सर हम कर सकते, हमको सर इतना तो आता है, हम इतना क्वेश्चन तो होमवर्क में कर सकते ठीक है, समझ में आया? तो तुमको अब ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, तो 13 एंड 14 ये हो गया। देखो एक बार वापस से 13 बता दे रहा हूँ, तो इसने क्या किया था 1 जुलाई 2007 को इसने क्या किया था, पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000 यूनिट, कितने रुपीज में, 10 रुपीज में इन्वेस्ट किया था ठीक है, 1 लाख का इसने इन्वेस्टमेंट किया था। 31 मार्च 2008 को कंपनी क्या करती है 10% डिविडेंड देती है, जो डिविडेंड का अमाउंट 10,000 आता है ठीक है, और उस दिन ये बताता है वो बंदा कि मेरा एनुअलाइज यील्ड 153.3 मेरे को नहीं चाहिए एनुअलाइज यील्ड, मुझे पता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है ठीक है, क्योंकि रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करूंगा इंक्वांटिटी करूंगा तो मेरा जो रिटर्न आएगा वो होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आएगा ठीक है, तो मुझे वो रिटर्न चाहिए, तो मुझे मेरा होल्डिंग पीरियड 9 मंथ है, तो मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न मुझे मिल गया 115%, तो रिटर्न डिवाइड बाय मेरा क्या, रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करूंगा। अब रिटर्न में क्या क्या चीज होगी, डिविडेंड होगा और तुम्हारा ये एनएवी के ऊपर नीचे होगा ठीक है, तो डिविडेंड तो मुझे पता था 10,000, लेकिन एनएवी की वजह से कितना इनकम हो मुझे नहीं पता था ठीक है, तो मैंने उसको क्या करना ब्लाइंड छोड़ दिया ठीक है, वो मेरा आ गया 1,05,000, वो मेरा 1,05,000 आ गया मेरा जब, तो मैंने क्या बोला ये 1,05,000 का कमाई कैसे हुआ रहेगा कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैंने क्या किया होगा, जो भी मैंने बेचा, जो भी प्राइस में बेचूंगा उतना मुझे डिफरेंशियल मेरा इनकम होगा, तो मेरा इनकम कितना होगा 1,05,000 का होगा ठीक है, तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन क्या किया 2,05,000 का अमाउंट फाइंड किया और इसको डिवाइड किया 10,000 से, मेरा आ गया 20.50 एनएवी का यूनिट पर यूनिट ठीक है। अब मैंने ये तुमको बहुत अच्छे से वापस से बता दिया था कि तुम्हारे पास तुमने ये 10,000 का इन्वेस्ट किया 20.50 पर, जिस दिन वो चल रहा था 31 तुम्हारे पास 487 यूनिट हो गया और तुम्हारे पास टोटल 10,487 यूनिट। अचानक से 31 मार्च 2000 11,296.11 का यूनिट हो गया, तो ये यूनिट में जो बढ़ोतरी हुई है दिस इज 808 का, दिस इज बिकॉज ऑफ तुमको जो डिविडेंड मिला 31 मार्च को 20,975 को, इसको तुमने री इन्वेस्ट करना, पता नहीं कितना भी इन्वेस्ट किया लेकिन यूनिट पता मुझे 808 आया, तो मैंने डेप्थ करके निकाला, यहाँ पे डिफरेंस करके निकाला, डिवाइड करके मैंने निकाला एनएवी उस टाइम पे 25.95 चला था। ओके
फिर 31 मार्च 2010 की बात आई तो मुझे पता चला कि मेरे पास 11,296.11 यूनिट है। मैं उसको कितने में बेचा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, उसको माइनस करूंगा तो जो रिटर्न है, रिटर्न का परसेंटेज मुझे पता है, तो मैंने निकाला रिटर्न कितना था, मुझे रिटर्न का पता चल गया। जब परसेंटेज पता तो रिटर्न निकाल सकते हो। और जब देखो तुमको बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, यहाँ पे क्या लिखे सर, यहाँ पे 202.18 लिखे कि 0 पॉइंट वैसा, तो यहाँ पे जब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा परसेंटेज का अमाउंट देगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो आता है परसेंट आता है अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे 202.18 आ गया, ठीक है। फिर तुमने रिटर्न निकाल लिया, रिटर्न है 2021.80, ठीक है, वो 180 सॉरी 202180 आ गया, ठीक है। तुमको पता था तुमने 1 लाख रुपया डाला तो तुम रिटर्न कितना, रिटर्न 202.180 आया, तो तुम्हारे पास टोटल पैसा हाथ में कितना होगा, 3,02,180 आएगा, उसमें से 1 लाख इन्वेस्टमेंट हटाने के बाद तुम्हारा रिटर्न 202.180 आएगा, तो तुम्हारे पास 3,02,180 रुपीज आया कहां से, तुमने 11,296 यूनिट को बेचा हुआ तो आया होगा। अच्छा उसको बेचा तो कितने रुपीज में बेचा, आप डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास अमाउंट है, यूनिट है, तो पर यूनिट निकाल सकते हो ना, अमाउंट है यूनिट है, पर यूनिट निकाल सकते हो, तो 3,02,180 डिवाइड बाय 11,296.11 यूनिट, तो आगे 26.7 पर यूनिट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन डन। 14 होमवर्क करना, होमवर्क करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, ठीक, और होमवर्क करके सिर्फ मुझे बताना भी, ठीक है, मुझे थोड़ी ना सपना आएगा आज होमवर्क हो गया होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन होता, लेकिन ये हम क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, मिस्टर ए कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन इट्स ओन। क्या बोल रहा है, मिस्टर ए बहुत ही हीरो इंसान है, 16% कमा सकता है इक्विटी शेयर्स में डाल के, तो कमा ना भाई, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, एक्स्ट्रा बना दिया क्वेश्चन। नाउ ही, अच्छा नाउ ही इज कंसीडरिंग रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, अच्छा ऐसा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में पैसा डालती है, एलएसएस की बात करें, ठीक है, फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस आर 5.5% एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस 1.5% का एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस है, जो कि तुम्हारा हर साल खर्चा होगा। हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न ऑफ 16%। मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए 16% कमाता है, ठीक है, इक्विटी से कमा सकता है, म्यूचुअल फंड में आने की सोच रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड बोलता है कि 5.5% का तो इनिशियल एक्सपेंस होगा और 1.5% एवरी ईयर इनकम मतलब खर्चा होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो म्यूचुअल फंड क्या सोच रहा होगा, अगर मुझे इसको अट्रैक्ट करना है तो मुझे इसको 16% का अर्निंग देना पड़ेगा, इतना ही रिटर्न देना पड़ेगा, तो ऐसा मैं क्या करूं, मैं कितना परसेंट कमाऊं, म्यूचुअल फंड बोलता है मैं कितना परसेंट कमाऊं कि मैं मिस्टर ए तुम्हें ना 16% का अर्निंग दे सकूं। इतना समझा, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ समझा, तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, समझ लो मैं 100 रुपया, मिस्टर ए जो है वो 100 रुपया इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर 16 रुपया कमाता है, दैट इज 16% कमाता है, ठीक है, उसको 16 रुपया कमाने का दैट इज 16% वो कमाता है 100 रुपया डाल के। अब अगर म्यूचुअल फंड में डालेगा ना 100 रुपया, तो 5.5% तो उसी टाइम में खर्चा हो जाएगा, वो लोग का इनिशियल एक्सपेंस है, 5.5% तो उसी टाइम खर्चा हो जाएगा। इनिशियल एक्सपेंस तो आज के दिन पैसा दिया खत्म, 5.5% पैसा खत्म, तो 5.5% कितना होता है, 100 माइनस 5.5% कितना होता है, 94.5%। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ना 94.5% ही रुपीज है, 94.5% ये 100 रुपया नहीं, अब उसके पास 94.5 है, ठीक है, और ये 94.5 से उसको 16% कमा के देने का, उसको 16 रुपीज कमा के देने का, ये 94.5 है, उसको 16 रुपीज कमा के देना है। तो मुझे बताओ 16 रुपीज कितना परसेंट है 94.5 का, 16 डिवाइड बाय 94.5%, 16.9312, ठीक है, 16.9312%। तो मुझे बताओ म्यूचुअल फंड कंपनी को इतना परसेंट कमाना पड़ेगा 94.5 का, बराबर 94 पॉइंट का इतना परसेंट कमाना पड़ेगा, तो जाके वो 16 रुपीज इसको दे पाएगा ना, इसको 16 रुपया चाहिए, इसको 16 रुपया चाहिए, ठीक है, और तुमको उसने 100 रुपया दिया, 5.5% इनिशियल खर्चा होगा, 94.5 पैसा ही तुम्हारे पास बचा, इतना ही पैसा बचा, 94.5 रुपीज ही बचा हुआ, तुमको उसको 16 रुपया कमा के देना है, तो जो 16 रुपया कमा के देना है, तो 16 रुपया कितना परसेंट है 94.5 का, 16.93%। तो अगर तुम 94.5 पे 16.93.12% कमाओगे तो जाके इसको 16 रुपया दे पाओगे। देखो ना 94.5 का 16.9312% निकालो, आता है ना 16 रुपया। तुम क्या बोलो, नहीं सर इधर 16% करो ना, अरे 16% करके देखो, 94.5 इंटू 16% कितना होता है 15.12, इतना रुपया वो लेके चले जाएगा कि उसको 16 रुपया चाहिए, 16 रुपया कमाता था ना 100 रुपये के ऊपर, 16% कमाता था ना, 16 रुपीज कमाता था ना 100 रुपये के ऊपर, 16 रुपीज का अर्निंग का तो 16% हो रहा था, उसको 16 रुपए चाहिए, उसको 15.12 नहीं चाहिए, तो 16 रुपए करने के लिए कितना परसेंट कमाना पड़ेगा, तो मैंने वही तो निकाला कि 16 रुपीज कितना परसेंट है 94.5, इतना मुझे पता चला 16.9312%।
ये तो इनिशियल एक्सपेंस की बात। और हर साल 1.5% का खर्चा और वो तो वो भी तो उसको कमा के देना पड़ेगा, तो प्लस और 1.5% मुझे कमाना पड़ेगा। तो कितना कमाना पड़ेगा? 16.9312 प्लस 1.5% कितना कमाना पड़ेगा? 18.4312। इतना परसेंट मुझे कमाना पड़ेगा, तो जाके मैं उसको 16% डिलीवर कर पाऊंगा। मुझे 16% उसको देना है, तो मुझे खुद को, म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे खुद को 18.43% कमाना पड़ेगा, तो जाके मैं उसको 16% डिलीवर कर पाऊंगा। समझ में आएगा? समझ में आया? पक्का समझ में? गारंटेड। चलो देखो 94.5 का कर लो, 18.4312% कर लो, कितना आता है? 94.5 का 18.4312% कर लो, कितना आता है? 17.4174 आता है। इसमें से 1.5 हटाओ, इसमें से हटाओ ना 1 17.4174 माइनस 1.5 आ गया ना, 16 के आसपास ही आएगा ना। ठीक है, और पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है। तो इतना समझ में आया तुमको? पक्का समझ में आया? तो ये तुमको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा इसको। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 डन? पक्का डन? अब और कुछ बचा है? 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन। फिफ्थ होमवर्क की मुझे याद है। फिफ्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी कुछ समझता है क्या? नहीं। 11 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। 14 इज होमवर्क। 3 होमवर्क हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन होमवर्क में। 18 इज योर होमवर्क। 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। ये दोनों तो नहीं मैं कराऊंगा, ठीक है, पोर्टफोलियो चैप्टर में। तो डन। 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, तो सिंपल है ना, इतना तुमको करना चाहिए। ठीक है, कर लोगे तो लेक्चर अपलोड होगा। अदरवाइज तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे, और अच्छा हाँ, मर्जर इक्वेशन का भी कुछ कुछ होमवर्क था, तो वो भी अपलोड करना, ठीक है, वो भी मुझे देना, ठीक है, तो जाके तुमको आगे नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, अदरवाइज लेक्चर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मैं तो यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट करो, तो वो चैप्टर हो सकता है आपके बोलने पे आ जाए, जल्दी आ जाए। ठीक है, तो कमेंट करो कौन सा चैप्टर चाहिए तुमको। चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजा करते रहो, खुश रहो। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।